Hello students, my name is Himanshu Singh and let's make sense of social science one story at a time. एक चैप्टर, एक कहानी, एक लाइफ लेसन, लेट्स गो। आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। ऑलमोस्ट हर साल एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें डिलीट होती रहती है। पुरानी वाली एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो या पुराने कोई वीडियोस देख रहे हो तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। अभी जो अपन चैप्टर करने वाले वो 2025-2026 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करने वाले, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने कोई चीज कम पढ़ाई है, कोई चीज ज्यादा पढ़ाई है। बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी अपन इसके अंदर कवर करने वाले। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी वाली इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर अपन कवर नहीं करने वाले। और ये वैसे हर चैप्टर के अंदर ही आपको फॉलो करना चाहिए। जो इस साल वाली एनसीईआरटी है, दैट मींस 25-26, वो ही आपको फॉलो करनी है, भली कोई सा भी चैप्टर हो। ठीक है। सो चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। अब आपने चैप्टर ऑब्वियसली पहले के टाइम पे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस चैप्टर के अंदर बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अंदर चैप्टर्स के अंदर है ना मेजर क्रॉप्स बता रखी है, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स और बेवरेज क्रॉप्स और ठीक है फाइबर क्रॉप्स। लास्ट में बता रखा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किया एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ के लिए। स्टार्ट में बता रखा है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, कौन कौन से टाइप की फार्मिंग होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। इस चैप्टर का जो छोटा वाला वर्जन है वो 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ था, तो ये जो 10th क्लास वाला चैप्टर है वो 8th क्लास वाले वर्जन का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है। सो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर दे रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, एग्रीकल्चर जैसे एग्रीकल्चर वर्ड है वैसे ही मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स या तो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुए या फिर वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुए। ये जो आपका एग्रीकल्चर वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। लैटिन में देयर इज अ वर्ड, जो वर्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाले को भी अगर मैं ब्रेक करूं तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा आपका एगर और इसका सफिक्स हो जाएगा कल्चरा। पहले वाला पार्ट एगर और बाद वाला पार्ट कल्चरा। एगर का मतलब होता है फील्ड या लैंड और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या ग्रोइंग। तो दैट मींस जमीन पे कल्टीवेट करना या जमीन पे ग्रो करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। सो बात आती है एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड क्या होता है। देखो इसकी दो तरीके की डेफिनेशन है, एक तो नैरो टर्म्स में और एक ब्रॉडर टर्म्स के अंदर। नैरो टर्म्स में अपन बोलेंगे तो सिर्फ ये कि भैया कल्टीवेटिंग द सॉइल, प्लांटिंग, रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग बोथ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स एज वेल एज लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। जो आपके कैटल्स वैटल्स आप रखते हो और उन कैटल्स को आप एज एन असेट ट्रीट करते हो, ये तो नैरो डेफिनेशन है। ब्रॉडर वर्जन ये है कि इसके अंदर आपका फॉरेस्ट्री भी इंक्लूड हो गया, आपका सेरिकल्चर भी इंक्लूड हो गया, पेसिकल्चर भी इंक्लूड हो गया। जितने भी टाइप ऑफ कल्चर्स है रिलेटेड टू सॉइल और जो आसपास की चीजें, नेचुरल रिसोर्सेज, वो इन सब के अंदर ऐड हो गया है। नैरो डेफिनेशन ये है कि अपन से बात कर रहे हैं फूड और नॉन फूड क्रॉप्स और एक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री। ब्रॉडर टर्म्स में इसके अंदर फॉरेस्ट्री भी इंक्लूड हो गया है, सेरिकल्चर भी इंक्लूड हो गया, पिसिकल्चर भी इंक्लूड हो गया। सेरिकल्चर वो सिल्क का जो कल्टीवेशन वाला और पिसिकल्चर आपके फिश की ब्रीडिंग वाला, तो वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है। बेसिकली इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी जो अपन सबको पता है, विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। फूड ग्रेन्स के अंदर जैसे आपका हो गया व्हीट हो गया, राइस आ गया, बट इसके अलावा लिखा हुआ है कि अदर थिंग्स विच इज यूज फॉर रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, वो सब के भी कल्टीवेशन को भी, वो सब की ग्रोइंग को भी अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर में जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ना वो बहुत सारी टाइप की फार्मिंग्स है। इसमें आपकी बुक के अंदर सिर्फ 4 टाइप की फार्मिंग की कैटेगरी दे रखी है। देखो, फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं फार्मिंग अगर मेरे सेल्फ सस्टेनेंस के लिए कर रहा हूं, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, तो वो मेरा हो जाएगा आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूं, ना मैं प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रहा हूं, बिकॉज मेरे पास में इतना है ही नहीं। मेरे पास में छोटा सा फार्म है और मे बी मैं बारिश पे डिपेंडेंट हूं या मेरे ग्राउंड की यील्ड ज्यादा नहीं है, तो मैं सर्वाइव करने के लिए फार्मिंग कर रहा हूं, सबसिस्टेंस फार्मिंग, टू सस्टेन माई लाइफ। कमर्शियल फार्मिंग मतलब देखो इसके अंदर क्या वर्ड आ गया आपका, कॉमर्स। ये मैं फार्मिंग कर रहा हूं ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए। मतलब मेरा यील्ड इतना ज्यादा बड़ा है कि मे बी मैं कुछ बचा भी रहा हूं अपनी फैमिली के लिए, मेरा जो बहुत बड़ा चंक है मैं मार्केट के अंदर आपका सेल भी कर रहा हूं। तो डिपेंडिंग ऑन द कौन सा वाला वर्जन है, तो आपकी फार्मिंग के 4 टाइप्स इसके अंदर दे रखे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, और कमर्शियल फार्मिंग का ही पार्ट होता है आपका प्लांटेशन। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या वर्ड है, एक एक वर्ड को अपन ब्रेक करके देखते हैं। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब होता है समथिंग विच इज ओल्ड या फिर समथिंग विच इज ट्रेडिशनल। तो प्रिमिटिव मतलब हो गया ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल। मतलब ये वो फार्मिंग की टेक्निक होगी जिसमें मैं पुराने कोई मेथड यूज करता हूँ या पुराने टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज करता हूँ। सबसिस्टेंस मतलब हो गई बेसिकली आई एम डूइंग इट फॉर सर्वाइवल, मतलब मैं इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और यही मुझे आता है। फार्मिंग आपको बताइए। इंटेंसिव,
सब्सिस्टेंस, अब देखो इसके अंदर भी वर्ड आ गया सब्सिस्टेंस, इसका मतलब भी क्या है आपका सर्वाइवल। इंटेंसिव इसका मतलब ये है कि देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑन लैंड और लेबर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी मैं कर तो सर्वाइवल के लिए रहा हूं, लेकिन वहां पर जो जमीन है या फिर जो लेबर है उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज मेरे को स्मॉल फील्ड से ही बहुत ज्यादा यील्ड लेना है। इनको अपन अभी और डिटेल के अंदर भी एक्सटेंड मतलब अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट दे रखा है कमर्शियल फार्मिंग, वही कॉमर्स वाला। ये वाली जो फार्मिंग है मैं कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो मेरे पास सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स है और बिल्कुल ही मतलब अमीर फार्मर जिसको अपन बोलते हैं ना जनरली। कमर्शियल का एक पार्ट है प्लांटेशंस भी, प्लांटेशंस और कमर्शियल बिल्कुल डिट्टो है, सेम है। इन दोनों में बस एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है आपका कि प्लांटेशन में बहुत बड़े फार्म में सिंगल क्रॉप ग्रो होती है, बस ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर में बहुत सारी क्रॉप्स भी ग्रो सकती है, प्लांटेशन के अंदर सिंगल क्रॉप ही ग्रो होगी, जैसे बनाना प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, ठीक है। इससे पहले इसमें दे रखा है कि बेसिस क्या है फार्मिंग को डिवाइड करने का मल्टीपल पार्ट्स में। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, कि मतलब मैं किस जगह पे फार्मिंग कर रहा हूं, प्लेटूज में हो रहा है या कि माउंटेन्स के साइड में हो रही है, कि प्लेन्स में हो रही है, कि वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, कि इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के दूर है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, वेस्ट राजस्थान के अंदर हो रहा है, ये सब चीजें तो एनवायरमेंट पे भी डिपेंड। टेक्निकल नो हो कि मतलब एज इन कि मैं जिस चीज में इन्वॉल्व हूं उसकी चीजें मुझे कितनी पता है, जैसे मान लो कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स कैसे यूज कर रहे हैं, मशीन्स कौन सी है, इक्विपमेंट्स कौन सी है, मैनुअल वर्क होने वाला है कि मैं आउटसाइड लेबर हायर करने वाला हूं, तो वो टेक्निकल चीजें सारी की सारी। एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, इसकी वजह से अपन बोलते हैं कि हाँ वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग बनती है। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस मींस कुछ कुछ कम्युनिटीज के अंदर क्या होती है कि जो फार्मिंग है और जो जमीन है ना उसको पूजनीय माना जाता है, सीक्रेट माना जाता है, तो पूजा करी जाती है, क्रॉप को सो करने से पहले पूजा करी जाती है जब हार्वेस्टिंग होती है। इंडिया में तो फेस्टिवल्स के, इंडिया में तो आपके फार्मिंग के अराउंड बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आपने सबने नाम भी सुना होगा, बिहू हो गया आसाम का, मकर संक्रांति हो गया, बैसाखी हो गया, तमिलनाडु का पोंगल हो गया। तो इंडिया में फेस्टिवल्स अपन बनाते हैं जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, जब अपन क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इसके अंदर सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व हो गई फार्मिंग के अंदर। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप तो जेंडर वाइज रोल स्पेसिफिक कर रखे। जैसे अगर मान लो फूड क्रॉप है, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो मैनुअल लेबर है वो विमेन करेगी। अगर कमर्शियल क्रॉप है तो मशीन्स के थ्रू काम होगा और मशीन्स चलाएंगे आपके आदमी। तो ये आपकी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व होती है बहुत जगह पे फार्मिंग को लेके, ठीक है। तो ये आपकी 4 टाइप की फार्मिंग है। नेक्स्ट है सबसे पहले इसके अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव मतलब मैं बता चुका हूं ओल्ड या फिर प्रिमिटिव पुराना। सब्सिस्टेंस विच आई एम डूइंग फॉर सर्वाइवल या सेल्फ सस्टेनेंस। फार्मिंग मतलब वो जो आर्ट है कल्टीवेशन की। इट इज प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ना बहुत वाइड तरीके से फैला हुआ है और एक जगह पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, नहीं, छोटी छोटी जगह के अंदर पैचेस के अंदर होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ कुछ जगह पे हो रहा है, ये गुजरात वाले साइड में कुछ कुछ जगह पे हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ कुछ जगह पे हो रहा है, कर्नाटका में कुछ कुछ जगह पे होता है, फ्यू पॉकेट्स के अंदर। ये फ्यू पॉकेट वाला टर्म आपने एक और बार सुना है। देखो मैं हमेशा बताता रहता हूं कि हमेशा कनेक्ट करके चलना चाहिए। 9th क्लास में रशियन रिवॉल्यूशन में चैप्टर के स्टार्ट में आपने पढ़ा था कि रशिया के अंदर बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेट आया है, तो रशिया के अंदर है ना इंडस्ट्रीज फ्यू पॉकेट्स के अंदर थी। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, फिर एक नया शहर डेवलप हुआ था जहां पे इंडस्ट्रीज आई थी, मैग्नेटोगोर्स्क। तो अब मतलब सिंपल सी बात है, पॉकेट्स मतलब क्या है, छोटे छोटे जगह पे। इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। जमीन की जो साइज है वो बहुत छोटी छोटी होती है, बिकॉज बड़ी होती तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा ही रहा होता ना अगर फर्टिलिटी भी ठीक है। स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, पुराने हो, दाव, डिगिंग स्टिक एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। अब देखो हो क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो सबने, ऐसी स्टिक होती है जिसके आगे ऐसा होता है, फावड़ा टाइप मान लो। इसका पर्पस होता है वीड्स और सॉइल को टिल करना, ये आपका होता है हो। दाव बेसिकली क्या होता है, दाव एक तरीके से ऐसा हैंडल है, इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं, बस सबसे ज्यादा जो फेमस शेप है वो ये है, ज्यादा पतला हो गया। इसका जो फेमस वर्जन है वो ये, इसको अपन नागा स्वॉर्ड भी बोलते हैं। नागा स्वॉर्ड मतलब नागालैंड के जो लोग हैं, जो नागा ट्राइब है, वो इसको यूज करते थे पहले
ये करने के लिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब बहुत सारे रिबेलियंस हुए, अब वो ऑब्वियसली हार्वेस्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपने कभी सुना हो वियतनाम वॉर 1955 से जो 1975 के बीच में चली थी बिटवीन वियतनाम एंड अमेरिका, उसके अंदर जो वियतनामीज थे वो भी सिमिलर टाइप का स्वॉर्ड यूज करते थे। तो वियतनाम के अंदर भी फेमस है दाव। सो दाव इज अ नॉर्मल, मतलब अर्लियर इट वाज यूज्ड एज अ वेपन, प्रेजेंट टाइम के अंदर ये हार्वेस्टिंग और कटवट करने के यूज होता है। एंड डिगिंग स्टिंग मतलब वो खुदाई के जो होता है, और फैमिली कम्युनिटी लेबर मतलब फैमिली ही इन्वॉल्व है इसके अंदर एज लेबरर्स, बिकॉज मेरे पास में पैसा नहीं है कि मैं बाहर से किसी लेबर को हायर कर सकूं। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, बारिश पे डिपेंडेंट है, मतलब मेरे पास में कोई इरिगेशन का सोर्स नहीं है, मतलब बारिश आएगी तो खेती हो जाएगी, बारिश नहीं आएगी तो मैं बर्बाद हूं, इसलिए तो मैंने बोल रहा हूं प्रिमिटिव फार्मिंग। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब इसमें मैं चुपचाप डिपेंडेंट हूं, आपके मैन्योर अगर मिल गया या मिट्टी के अंदर अगर ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है तो ठीक है, मेरे पास फर्टिलाइजर्स और ये सब खरीदने के पैसे नहीं है। एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन, इसका मतलब समझे। आजकल देखो क्या होता है, देखो इस चैप्टर के अंदर तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि ये क्रॉप इधर उगाएंगे, ये क्रॉप इधर उगाएंगे, ये क्रॉप उधर उगाएंगे, बट अगर अपन रियलिटी की बात करें प्रेजेंट टाइम के अंदर, अगर आपके पास में रिसोर्सेज है तो आप ऑलमोस्ट कोई भी क्रॉप कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं, भले वो वहां पर सूटेबल नहीं हो ग्रो करने के लिए, बट स्टिल यू कैन ग्रो। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं। इनके साथ तो वो सीन नहीं है, मतलब एज इन कि अगर मुझे कॉटन ग्रो करना है और आई एम इन्वॉल्व इन दिस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो मैं कॉटन को ले जाके मैं ना राजस्थान के ऊपर वाले पार्ट में या पंजाब में नहीं ग्रो कर सकता, बिकॉज उसके अंदर मुझे कंडीशंस दूसरी यूज करनी पड़ेगी। मैं कॉटन को ग्रो करूंगा जहां पर भैया मुझे इजीली ब्लैक सॉइल मिल जाएगी, तो मैं गुजरात वाले पार्ट में या महाराष्ट्र में या थोड़ा बहुत एमपी वाले पार्ट के अंदर ग्रो करूंगा। मतलब मैं आउट ऑफ द वे जाके पैसा खर्च करके और ये सब नहीं कर सकता। हाँ, प्रेजेंट टाइम के अंदर बहुत सारे क्रॉप सब जगह पे ग्रो होते हैं, सब्जियां भी पूरे साल भी उग जाती है, बट इस चैप्टर के अंदर वो ज्यादा चीज डिटेल में नहीं दे रखी है। इस चैप्टर के अंदर एक सूटेबल एग्जांपल सूटेबल क्रॉप के लिए दे रखा है कि ये कंडीशंस है उसकी। सो जो नेचुरल तरीके से अवेलेबल है मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं आउट ऑफ द वे जाके नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास में पैसे नहीं है। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसके अंदर ही आपका प्रिमिटिव के अंदर ही कैटेगरी स्लैश एंड बर्न, वो इसी के लिए बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न आपने आई एम श्योर सब बचपन में सुन लिया होगा, स्लैश कट करना फिर बर्न कर देना। इसको ऐसे समझो कि मान लो ये मेरी क्रॉप है, ये मेरा स्टबल है, ये एक जमीन पे मैंने ना 1-2 साल कल्टीवेशन किया और वही मेरे को क्रॉप मैंने कट करता गया, हार्वेस्ट करता गया। ये जो मेरा पार्ट स्टबल बच गया, या इसको अपन बोलते हैं पराली। तो मान लो आई एम प्रैक्टिसिंग इट इन आसाम में, मान लो मैं रीजन के अंदर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्लैश एंड बर्न। तो व्हाट आई विल डू इज कि ना मैंने यहाँ पे फार्मिंग करी और मैंने क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद में आई फेल्ड कि यार ये जो जिस जमीन पे मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ या इसकी जो फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी वो है ना खराब हो रही है, सो आई शुड मूव ऑन टू सम अदर एरिया। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड लैंड्स होते। तो मैंने क्या किया, हार्वेस्टिंग करी, जितने भी मेरे जो स्टबल थे इन सबको मैंने वहां पे टाटा बाय बाय बर्न कर दिया, स्लैश एंड बर्न, और फिर मैं मूव ऑन हो गया। बर्न करने का लॉजिक क्या है कि जब वो जलेगा ऐश का फॉर्मेशन होगा, बारिश आएगी और सॉइल के अंदर आपका नाइट्रोजनस कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मैं किसी फिर और जगह पे चला गया, कुछ सालों बाद मैं आऊंगा जब फिर से अंदर सॉइल के अंदर फर्टिलिटी रिजेविनेट हो जाएगी, फिर वहां पे फार्मिंग कर सकता हूं। तो बेसिकली द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग does farming cultivation and then they move to the other area। तो मतलब फार्मिंग करते हैं अदर एरिया। इट इज नॉट अ वेरी गुड मेथड बिकॉज इट क्रिएट्स मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जैसे आपको पता होगा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत बार क्या होता है कि जो पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ, दे आर जनरली नॉट फ्रॉम दैट एरिया। मतलब पीपल एक जगह पे करते हैं और फिर मूव ऑन हो जाते हैं, फिर एक करते मूव ऑन हो जाते हैं। तो यू कैन नॉट पे अटेंशन टू देम कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर इन्वॉल्व। प्लस प्रेजेंट टाइम के अंदर आपको बताओ दिल्ली और हरियाणा वाले साइड के अंदर है ना, ये पॉल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अक्टूबर वाले रीजन के अंदर, नवंबर वाले रीजन के अंदर, वहां पर भी उस स्टबल को बर्न कर देते। वहां पर स्टबल बर्न करने का रीजन अलग है, यहां पर बर्न करने का रीजन अलग है। स्लैश एंड बर्न में व्हाट आई एम सेइंग इज, ये फार्मिंग करते हैं, ये हार्वेस्टिंग करते हैं, ये पराली जला देते हैं और दूसरी जगह चले गए, फिर उधर सेम किया दूसरी जगह चले गए, सेम किया दूसरी जगह चले गए। जो दिल्ली है और इधर जो पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम है, वहां पर भी ये पराली स्टबल की बर्निंग हो रही है, बट वहां पर जो फार्मर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन नहीं कर रहे, वो अपने ही फिक्स लोकेटेड फार्म के अंदर ही एक्टिविटी कर रहे हैं। अब वो एक जगह पे रह के ये हरकत क्यों कर रहे हैं ये मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर। Obviously because I'm not using any kind of fertilizers या जो भी चीजें, so land productivity is low as the farmer does not use fertilizers और other modern inputs। तो उनके पास में कोई inputs कुछ है नहीं मॉडर्न टाइप के, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, तो इसकी जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो है बहुत ज्यादा लो। तो ये था आपका प्रिमिटिव।
इससे एक वर्जन थोड़ा सा ऊपर या इससे एक नॉच ऊपर जो है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उससे पहले ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसके अंदर है ना आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे कि इसको क्या, कहां पे क्या बोला जाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि ये वाली जो फार्मिंग है वो सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, ये इंडिया के बाहर भी होती है बहुत ज्यादा एरियाज में। तो इनमें कुछ नाम दे रखे हैं इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इनको क्या बुलाते हैं और कुछ कंट्रीज में इनको क्या बुलाते हैं। तो जो इंडिया के अलावा जो रीजन्स दे रखे वो आपके ये, इसमें मैंने इटैलिक के अंदर कर रखा है। जैसे देखो आपके ये कोनोको बुलाते हैं इसको, सॉरी मिल्पा बुलाते हैं इसको वहां पर मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका में, कोनोको बुलाते हैं इसको वेनेजुएला में, रोका बुलाते हैं इसको ब्राजील में, मसोल बुलाते हैं इसको सेंट्रल अमेरिका में, लतांग बुलाते हैं इंडोनेशिया में और रे बुलाते हैं वियतनाम में। ये इंडिया के बाहर वाले नाम फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले नाम आपको याद करने हैं, ये वाले नाम इंपॉर्टेंट है। इसमें से इसका जो एक नाम बहुत ही फेमस है जो आपने 8th क्लास में सुना होगा, झूम कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन। तो मैक्सिमम इंडिया के स्टेट्स में मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसका जो नाम है वो है आपका झूमिंग। जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। मणिपुर का जो स्टेट है, मणिपुर में इसको क्या बुलाते हैं अपन, पमला। बाकी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर इसको क्या बुलाते हैं अपन, झूमिंग। मैंने जैसे बताया गुजरात में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, ठीक है ना, आंध्रा में भी होता है, बहुत सारी जगह पे होता है। तो जैसे अगर अपन राजस्थान की बात करें तो देखो यहाँ पे दे रखा है, इसका नाम है वोलरे वी, और ये जो है ये टी ए साइलेंट है तो वोलरे इधर है। खिल जो आपका पार्ट है हिमालयन वाली बेल्ट के अंदर, हिमालयन वाली बेल्ट के अंदर मतलब जो उत्तराखंड वाला साइट है वहां पर इसका नाम है खिल। दहिया नाम से ही ज्यादा फेमस है मध्य प्रदेश के अंदर, और जो आपका छत्तीसगढ़ है, अंडमान है, निकोबार है, वहां पर ये नाम से फेमस है दीपा। और आपका जो ये वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा फेमस है किसके, कुमारी के। अब वेस्टर्न घाट्स में भी स्पेसिफिकली कहां पर, महाराष्ट्र वाला पार्ट है और थोड़ा सा कर्नाटका वाला पार्ट है, वहां पर ये इसका नाम है। अब आई विल सजेस्ट कि अगर आपको ये चैप्टर बहुत क्लियरली आता है ढंग से तो आप अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको कोई चैप्टर ढंग से नहीं आता है तो इट इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। सो इफ यू वांट, आप ये वाले टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं और आगे के नेक्स्ट टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपन किसी चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं बट मान लो कि वो चीज अटक जाती है, आप याद नहीं कर पा रहे, तो बेस्ट ऑप्शन इज कि फॉर द टाइम बीइंग, जैसे लेट सपोज अगर बोर्ड्स आने के पहले अगर अभी 2-3 महीने बचे या 1 महीना बचा, 1.5 महीना बचा है, तो मैं अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया 2-3 बार एटलीस्ट अच्छी तरीके से, तो जिस चैप्टर के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक छोड़ रखा है उसको एग्जाम के 2 दिन पहले फिर देख के जाए। सो रेगुलरिटी के अंदर आप नहीं कोशिश कर सकते और नहीं परेशान हो सकते कि मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे याद नहीं हो रहा, बट लेकिन एट द एंड जब आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है उससे पहले आप इसको याद कर सकते हैं। और एक और चीज मैं बता देता हूं, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, क्या है ना, ऐसे जो चीजें दे रखी होती है इनके दे ट्राई टू फॉर्म कोड्स। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में सुना होगा ना, हलीना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर और जो भी उस पूरा जैसे पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल देखो एक ऐसी चीज है कि केमिस्ट्री में ना मतलब वो जिंदगी भर काम आने वाली है, 12th भी और उसके बाद भी जो भी आप अगर जेईई या नीट जो भी आप ले रहे हो। सोशल साइंस में क्या है कि ऐसे जो ये कोड्स है ना, ये मतलब n नंबर ऑफ कोड्स है, मतलब एक्रोनिम्स की बात कर रहा हूं मैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में याद करना पड़ेगा, आपको मिनरल में याद करना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर में याद करना पड़ेगा। आप जिस चैप्टर में जाओ उसमें कोड बना के आप याद कर सकते हो। इंडिविजुअल लेवल पे जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आई एम लर्निंग दिस, और यहाँ पे कोई कोड्स वर्ड लिखे हुए मैंने बना दिया मन से कि अच्छा ठीक है वो उधर जा रही है, और जो भी आसाम आसाम ये मैंने कोड्स बना लिए। इंडिविजुअल लेवल पे व्हेन आई एम रीडिंग पर्टिकुलरली स्पेसिफिक दिस चैप्टर तो मुझे लगे वाह मुझे याद हो गया। बट व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द बोर्ड्स या फाइनल एग्जाम, जब आप बल्क के अंदर वो 18-20 चैप्टर पढ़ोगे तब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको याद रहेगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को याद रह सकता है बट मेजॉरिटी ऑफ द चंक स्टूडेंट्स उनको इंडिविजुअल चैप्टर्स के इंडिविजुअल वो पूरे कोड्स वर्ड याद नहीं करने रह सकते। अब मान लो अगर आपने ऐसे पढ़ाई की है, आपने ना 20 तरीके के ऐसे मान लो कोड्स बना दिए, तो पता लगा एग्जाम से पहले उन 20 को आप ढंग से पढ़ पढ़ के जा रहे हो और जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी थी वो आप नहीं पढ़ पाए। तो कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि लीस्ट अमाउंट ऑफ ऐसे ही कोड्स वर्ड्स बनाने चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल चैप्टर्स में वो इजी लग सकते हैं बट व्हेन यू आर स्टडिंग इन बल्क एक साथ जब आप पढ़ रहे हो तब सारे के सारे कोड्स याद होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा जब आप है ना आगे भी जाके प्रिपरेशन करेंगे। तो मान लो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी यूपीएससी जो भी एग्जाम्स होते हैं, सोशल साइंस के अंदर n नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स और एक्रोनिम बन सकते हैं, हर सब्जेक्ट में बन सकते हैं, बट इसके अंदर इजी भी है। यू नो कुछ फनी स्टेटमेंट या कुछ भी कोड्स बना दिए और आपको लगा और टीचर को लगा वाओ मैंने क्या बनाया है, बट लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट इज नॉट गुड बिकॉज सारे के सारे बल्क में आपको याद नहीं होंगे। इसलिए आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सारे के सारों को ऐसे रैंडम कोड करके और ऐसा कुछ याद करें। हाँ, जो वैलिड है वो ठीक है, जो मतलब ऐसे हवा में चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
आई एम श्योर यू गेट इट। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव मतलब देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑन लैंड एंड लेबर। सबसिस्टेंस मतलब द फार्मिंग विच इज डन फॉर द सर्वाइवल या फिर सेल्फ सस्टेनेंस। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इसमें क्या है, इसको ऐसे समझो, इंडिया में क्या राइट टू इनहेरिटेंस है। तो मान लो एक फार्म है, उसमें मतलब एक फैमिली काम कर रही है, एक पिताजी है और माताजी है और 4 बेटे। तो पांचों माताजी ठीक है होम में करे और आपके जो 4 बेटे और जो पिताजी है मस्त फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा खेत है, मजा आ रहा है उनको। अब फादर का डिमाइस हो जाता है, उनका जो लैंड है वो ऑटोमेटिकली राइट ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, 1 2 3 4। अब जब वो बेटे जिनको इतने बड़े फार्म की और इतनी अच्छी खासी यील्ड की आदत थी, अब उनका फार्म क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। अब इनको ये दिक्कत है कि आपको यील्ड पहली वाली चाहिए, कि मतलब आदत तो वही वाली ना, लेकिन आपका जो फार्म का साइज छोटा है। तो बिकॉज आपका फार्म का साइज छोटा है तो आप उस सेम फार्म के साइज में मल्टीपल क्रॉपिंग करोगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग करोगे, साल में 5-6 बार क्रॉपिंग करोगे, लेबर हायर करोगे, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मतलब भर भर के कि मुझे यील्ड वो पहले वाली चाहिए। और यहां तक भी ठीक है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अब मान लो इसके भी अगर मान लो 3-4 बेटे, 4 बेटे, तो ये हो गया। इसके अगर 3 बेटे तो भैया ये ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है ना आपका। इसके भी मान लो 4 बेटे तो ये ऐसे डिवाइड हो गया। अब सोचो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसके जो नेक्स्ट जनरेशन है, इसका ये वाला फार्म 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अब इतने से के अंदर आप वो पहले वाली यील्ड को कैसे ला सकते हो? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट बिकॉज आपको हैबिचुअल हो चुके आप वो ज्यादा वाली यील्ड की, तो आप कम लैंड पे ही ज्यादा कल्टीवेशन करने की कोशिश करते हो और इसके कारण यू पुट एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड। लैंड पे कैसे एक्सेसिव प्रेशर आता है कि मैं लैंड को फ्री नहीं छोड़ूं, 5-6 बार कल्टीवेशन करूं, साथ में खारिफ भी और जैद भी और ये भी, और बीच में कॉलम उगा के लेगुमिनस क्रॉप भी उगा दिया, मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर दिया, और मैंने लेबर भी हायर कर दी, एचआईवी सीड्स लगा दी, फर्टिलाइजर लगा दी, पेस्टिसाइड लगा दिए। बट जमीन की साइज तो मेरी छोटी रहने वाली है, समझ में आया? तो इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन वो साइज, और सोचो ना 4 जनरेशन आएगी, 2 बच्चे हो गए येलो, फिर एक और जनरेशन आएगी तो ये डिवाइड हो गई, तो मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, जनरली आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर, इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। लेबर में एक्सेसिव यूज कर रहा हूं इसके अंदर। इंटेंसिव मैंने क्या बताया, लैंड और लेबर को लेके। वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। इसमें मैं वो सब चीजें यूज कर रहा हूं, है ना, वो सीड्स और ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, जो भी आपको चीजें पता है सारे के सारे इसमें यूज कर रहा हूं। देखो एक और चीज बता देता हूं मैं, हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, एक टर्म होती है साइड। साइड मतलब होता है किलिंग, पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारना, वीडीसाइड, वीड को मारना, है ना, हर्बिसाइड, हर्ब्स को मारना। तो साइड मतलब किलिंग होता है, इसके जो भी आगे वर्ड लगते रहते हैं वो किलिंग होता है, मतलब वो अलग अलग वर्ड बनता रहता है। जैसे आपका एक वर्ड होता है होमिसाइड, तो अगेन साइड मतलब किलिंग, और होमी मतलब ये आप किसी दूसरे को मारो तो आपके जो मर्डर का चार्जेस लगता है वो आपका होमिसाइड वाला हो गया। तो ये सारे के सारे आपके टर्म्स हो गए, ठीक है ना, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ठीक है, समझ में आया? The right of inheritance leads to the division of land among successive generations, has rendered land holding size uneconomical. सिंपल सी बात है, जो आपका राइट ऑफ इनहेरिटेंस है उसके कारण जो जमीन की जो साइज है वो क्या हो गई है, बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। बिकॉज जमीन की जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, तो आपको जो यील्ड है वो पहले जैसा नहीं मिलेगा जो आप उम्मीद कर रहे थे कि मुझे पहले मतलब अभी मिले। तो पहले वाले यील्ड को आप चेस कर रहे हो, लेकिन वो यील्ड मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर है क्या बोला मैंने? ठीक है। There is enormous pressure on agriculture land because I am chasing the yield of yester times. मैं पुराने वाले टाइम का आपका जो yield चेज कर रहा हूं, तो मैं कंटिन्यूसली अपने नई लैंड पे प्रेशर बनाता रहता हूं। नेक्स्ट जो आपकी फार्मिंग है, यहां से अब मैं मस्त पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब ऑब्वियसली आई एम कमा भी रहा हूं मैं। The main characteristic of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs, example high yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides. HYV seeds आपको पता ही है, ठीक है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेट 1960s, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिकन वैरायटी की वीड, और आपका हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो वीट की सीड्स मतलब वीड्स मतलब वीड्स बोल दिया मैंने, सॉरी। तो वीट की आपकी मैक्सिकन वैरायटी आ गई, फिर आपकी राइस की आ गई, और आपकी जो क्रॉप थी वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गई हर्ब्स से और वीट से, और मतलब फिर बहुत ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और वही हरित क्रांति जिसको अपन बोलते हैं इंडिया के अंदर आए, वो वाले HYV सीड्स। HYV का फुल फॉर्म क्या? हाई यील्डिंग वैरायटी। नाम में ही आंसर है कि अपन ग्रो करें, उसको पानी कम लगे लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
अब मान लो कि मैं अगर तुमसे पूछूं कि इज राइस अ कमर्शियल क्रॉप, तो मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं राइस अ कमर्शियल क्रॉप में किस जगह के लिए पूछ रहा हूं। अगर मैं पूछ रहा हूं पंजाब या हरियाणा के लिए तो यस इट इज अ कमर्शियल क्रॉप। इफ आई एम आस्किंग फॉर उड़ीसा या कर्नाटका तो इट इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। पंजाब और हरियाणा में बिकॉज क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया है तो वहां पर ओरिजिनली राइस ग्रो नहीं होता था, बट बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसके अंदर व्हीट और राइस की सीड्स आई, तो अब मैं राइस पंजाब और हरियाणा के अंदर ग्रो कर रहा हूं, आई एम अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम इट, तो यहां पर वो कमर्शियल क्रॉप है। बट उड़ीसा कर्नाटक और इस साउथ साइड के अंदर वो स्टेपल क्रॉप है, इससे ज्यादा इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती, वो मैं अपने सर्वाइवल के लिए ग्रो कर रहा हूं। जैसे जनरली बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्थ में स्टेपल क्रॉप थी आपकी व्हीट, साउथ में आपकी स्टेपल क्रॉप थी राइस, विच आई एम ग्रोइंग इट फॉर माई फैमिली, मतलब सेल्फ सस्टेनेंस के लिए। बट अब क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है तो कुछ चीजें डिपेंड करती है कि वो कहां पर आप ग्रो कर रहे हो। तो जैसे मान लो अगर आपका व्हीट है तो अगेन व्हीट इज अ कमर्शियल क्रॉप पंजाब में, और व्हीट आपका सब्सिस्टेंस क्रॉप हो जाएगा अगर मान लो जहां पर ज्यादा इसकी रीच नहीं है, जैसे लेट्स सपोज वी कैन से कि झारखंड के अंदर। क्लियर है? तो वेरी करता है कमर्शियलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन कि वो कहां पर ग्रो हो रहा है। इसी कमर्शियल फार्मिंग का एक सब कैटेगरी विच इज प्लांटेशंस। मैं वैसे तो बता चुका हूं प्लांटेशंस और कमर्शियल में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो क्या है, इसमें सिंगल क्रॉप ग्रो होती है, उसमें मल्टीपल क्रॉप्स भी ग्रो हो सकती हैं। देखो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अ सिंगल क्रॉप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, ह्यूज स्केल। अब मजेदार बात पता क्या है, ये जो आपका प्लांटेशन है ना, ये एक तरीके से आपका मान लो फार्मिंग और आपका मान लो इंडस्ट्रीज, इनके बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिकॉज फार्मिंग, आई एम डूइंग फार्मिंग, इसके जो एंड प्रोडक्ट्स है प्लांटेशंस के वो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं। तो ये इंटरकनेक्शन है दोनों के बीच में ना, मीडिएटर टाइप का है। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, वही बहुत ज्यादा पैसे, मशीनरी, थ्रेशर्स और ये सब चीजें, हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, बिकॉज आई एम सोली डूइंग इट फॉर एक्सपोर्ट्स या फिर मैं मार्केट में सेल करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो इसमें फैमिली लेबर या इसका कंसेप्ट नहीं है, मेरे पास ह्यूज अमाउंट है तो मैं माइग्रेंट लेबरर्स को हायर करूँ। जैसे मान लो इफ मेरा अगर आसाम के अंदर टी प्लांटेशन है तो टी प्लांटेशन मतलब बहुत बड़ा एरिया, तो वहां पर मैं हायर कर रहा हूं लेबरर्स को जो हारे, और वो लेबरर्स जनरली माइग्रेंट्स होते हैं जो कहीं और से आए होते हैं। जैसे आसाम के टी प्लांटेशंस में आपके बिहार के, यूपी के और वेस्ट बंगाल के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं आसाम के टी प्लांटेशंस में। ठीक है, ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। मैंने क्या बताया, प्लांटेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है कहां पर, इंडस्ट्रीज में। तो ये इंटरकनेक्शन है। इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे, जैसे टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग वाला पार्ट, ठीक है, कॉफी इन कर्नाटक आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। सब कुछ है इसमें, रबर, शुगर केन है ना, बनाना बहुत सारे। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, मैंने क्या बताया, सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं है। हाँ, मतलब ये नहीं कि आप खुद ने अपनी फैमिली के लिए रख लिया तो पाप लग जाएगा, मतलब मेजर जो है आपको मार्केट में सेल करना है। बिकॉज आपको मार्केट में सेल करना है तो प्लांटेशन की लोकेशन बहुत वेरी करती है कि प्लांटेशन बना कहां पर हुआ है, उसके आसपास सराउंडिंग चीजें अच्छी होनी चाहिए, अच्छी एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, एरियाज उसके आसपास, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? तो मतलब अगर मान लो मेरा प्लांटेशन है लेट्स सपोज नासिक में, और मुझे उसका जो यील्ड है मैं लेके जा रहा हूं उसको लेट्स सपोज है ना गुजरात में, अहमदाबाद में तो बहुत दूर हो गया, तो बेटर है कि नागपुर के आसपास ही है ना मेरा कुछ वो प्रोसेसिंग प्लांट हो, तो रोड अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, ठीक है ना, मतलब सारी फैसिलिटीज हो कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी मेरी प्लांटेशन क्रॉप की। बस सिंपल सा लॉजिक ही है। तो ये अपने चार्ट कैटेगरीज थी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, दोनों में प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, सर्वाइवल के लिए कर रहा हूं। कमर्शियल फार्मिंग प्रॉफिट कमाने के लिए, कमर्शियल की कैटेगरी प्लांटेशंस जिसके अंदर मैं सिंगल क्रॉप को ग्रो कर रहा हूं। अब नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से इंडिया के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न में कौन कौन से सीजन्स के अंदर अपन कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। सो नेक्स्ट है अपना क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न देखो मतलब क्या होता है, वैसे तो क्रॉपिंग पैटर्न मतलब होता है कि अपन कौन से टाइप की क्रॉपिंग कर रहे हैं, एज इन की अपन मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं या मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं। इसके अंदर क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर वो डिटेल्स नहीं दे रखा है कि अपन किस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, इसके अंदर दे रखा है कि अपन क्रॉपिंग के सीजन्स कौन कौन से हैं। सो इंडिया में जो आपकी क्रॉपिंग के सीजन्स है वो वेरी करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कुछ कुछ कंडीशंस पे, जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया रिफर्स टू द डिफरेंट क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन स्पेसिफिक एरिया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया और मार्केट डिमांड हो गया। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न को क्रॉप्स के टर्म्स में दे रखा है कि कौन कौन से क्रॉप अपन किस जगह से ग्रो करते हैं। तो जनरली इंडिया के अंदर अपने 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, खारिफ, राबी और जैद। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो इसको ध्यान से समझना।
ये है आपका राइस की फील्ड, देखो पानी ही पानी दिख रहा है, खारिफ को ज्यादा पानी चाहिए। ये है वीट, वीट में ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता। और ये है जैद, जो आपका बेसिकली समर क्रॉप होता है। अब देखो इनके कुछ कुछ नाम है। खारिफ जो है वो आया है अरेबिक वर्ड से, जब मुगल्स आए थे तो मतलब बेसिकली मान लो कि अरेबिक से इसका ओरिजिन है, लेकिन इट इज कनेक्टेड टू ओल्ड पर्शियन ऑल्सो। सो खारिफ का मतलब अरेबिक लैंग्वेज के अंदर होता है आपका ऑटम। ऑटम सीजन कौन सा होता है? जो मॉनसून के बाद आता है और आपके विंटर्स के पहले आता है। जो राबी है, राबी को अपन क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। तो राबी आया है, वो आपका वर्ड आया है स्प्रिंग से, ये भी एक अरेबिक वर्ड ही है, ठीक है, जैद इन दोनों के बीच का है। तो खारिफ क्रॉप्स बोल लो, सॉरी या ऑटम क्रॉप्स बोल लो, राबी क्रॉप्स बोल लो या स्प्रिंग क्रॉप्स बोल लो। खारिफ में इसमें जो पानी है वो ज्यादा चाहिए, वीट में या राबी में जो पानी है वो कम चाहिए। इसका एक और नाम है देखो खारिफ का, या तो अपन बोल देंगे ऑटम, या फिर इसका एक और नाम क्या बोलता है? मॉनसून क्रॉप्स। सो ऑटम क्रॉप्स या मॉनसून क्रॉप्स। राबी का एक नाम क्या है? स्प्रिंग क्रॉप्स, या फिर इसका एक और नाम क्या है? विंटर क्रॉप्स, ठंड वाले। जो जैद मैंने क्या बताया इन दोनों के बीच में, तो जैद आपके 3-4 महीने के लिए होता है, जैद को अपन बोलते हैं, मतलब इनके क्रॉप्स को अपन बोलते हैं समर क्रॉप्स। तो अगर अपन 3 सीजन माने मेन, तो देखो आपका क्या हो गया? समर क्रॉप, विंटर क्रॉप और मॉनसून क्रॉप। खारिफ का लिटिल मीनिंग अरेबिक के अंदर है ऑटम। ऑटम इज अ सीजन जो अपन देखते हैं, जो आता है आपके मॉनसून सीजन के बाद और विंटर से पहले, पतझड़ का मौसम बेसिकली। और आपका जो ये जो राबी है, ये आ जाता है आपका विंटर्स के, मतलब इसका एक और नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग कब आता है आपका? विंटर्स के बाद और समर से पहले, ठीक है। ये 3 वैरायटीज होती है, 3 कैटेगरीज होती है। इसमें खारिफ और राबी को काफी डिटेल के अंदर दे रखा है, जैद का इसमें ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अपन को भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको सिंपल से ऐसा समझो, खारिफ में, खारिफ का एक और नाम है मॉनसून क्रॉप, मतलब इसको बारिश ज्यादा चाहिए ग्रो होने के लिए। जो राबी है इसका नाम है विंटर क्रॉप, और दैट मीन्स इसको बारिश कम चाहिए। इसको भी अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपने पढ़ा पिछले 9th में क्लाइमेट चैप्टर में कि इंडिया में गर्मी मतलब समर मंथ्स के टाइम पे ज्यादा बारिश आती है, इंडिया में विंटर मंथ्स के टाइम पे कम बारिश आती है। समर मंथ्स के टाइम वाली बारिश एडवांसिंग मॉनसून, तो वहां पर जो आपके क्रॉप्स सो रहे वो आपके कौन से? खारिफ। राबी मतलब ठंड में बारिश कम आती है, तो ठंड के टाइम पे जो क्रॉप्स हो रही है वो आपकी कौन सी है? राबी। अब इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर मैंने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर दे रखा है, तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको एक करके कवर करते हैं। सबसे पहला सोइंग सीजन, दूसरा है आपका हार्वेस्टिंग सीजन। तो खारिफ, राबी। खारिफ का जो सोइंग सीजन है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, दैट इज ऑनसेट ऑफ मॉनसून। अब बुक के अंदर मेंशन नहीं है कि व्हाट आर द मंथ्स, लेकिन अपन को पता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून मतलब क्या हो गया आपका? जून, ठीक है। इंडिया में जो बारिश है वो लास्ट वीक ऑफ मई के अंदर एंटर कर जाती है आपके इधर अंडमान से, और जून में अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट मतलब हाफ ऑफ द इंडिया को वो कवर कर देता है। मतलब कुछ हद तक कुछ कुछ बुक्स के अंदर इसको जून जुलाई भी बोल रखा है, पर मैं यहाँ पर भी मई जून लिख रहा। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून के अंदर अपन ने बीज और ये सब डाल दिए, ठीक है। राबी में क्या है कि राबी का जो आपका सोइंग सीजन मैंने क्या बताया, विंटर क्रॉप है, तो मतलब जस्ट ठंड आने वाली है, तो आपका है, इसका है अक्टूबर और दिसंबर, मतलब यहां पर इसकी सोइंग होगी। इसका जो हार्वेस्टिंग सीजन है कि क्रॉप्स पक गए मैं कट कर रहा हूं, वो कौन सा है आपका? सितंबर अक्टूबर, जब मॉनसून सीजन खत्म हो रहा है। और राबी का जो आपका हार्वेस्टिंग सीजन है जब समर मंथ सब स्टार्ट होने वाला होगा, तो मतलब है आपका अप्रैल और जून। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अक्टूबर, अक्टूबर तुम्हें याद है, अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो कुछ स्लाइड्स पहले मैंने बताया था कि पंजाब, हरियाणा और जो आपका राजस्थान है, यहाँ पर भी जो फार्मर्स है ना, वो अपने पराली है उसको वो बर्न कर देते हैं, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वो मूव नहीं कर रहे एक फार्म से दूसरे फार्म में, वो अपने ही जगह पे वो बर्न कर देते हैं। फिर मैंने बोला था कि मैं उसको आगे समझाऊंगा, तो ये वो रीजन है। अब देखो, जब मैं खारिफ की हार्वेस्टिंग कर रहा हूं मंथ इज अक्टूबर, उसी अक्टूबर में मुझे मे बी 7 दिन बाद या 15 दिन बाद मुझे नेक्स्ट जो सीजन है राबी, उसकी क्रॉप्स की मुझे भी सोइंग करनी है। तो मुझे पूरा भैया खेत वेत साफ करना है, और 7-10 दिन का टाइम है मेरे पास में रेडी होना, एंजॉय करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, नए सीड्स लाना, मार्केट में जाना, मतलब मुझे इन 7-10 दिन के अंदर करना है, बिकॉज मुझे दूसरी क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग करना है। सो बिकॉज मेनी फार्मर्स आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग बोथ क्रॉप्स, राबी भी और खारिफ भी, पंजाब और इस वाले साइड में, तो वो क्या करते हैं, खारिफ क्रॉप्स के जब हार्वेस्टिंग हो जाती है अक्टूबर में, तो वो जो उसका स्टबल है उसको कलेक्ट करते हैं, दे बर्न। लीस्ट एफर्ट है ना, एक तरफ मैं सबको प्लग करूं और फिर किसी उसकी प्रोसेसिंग करूं या फॉर्डर की तरह यूज करूं, मैंने सबको कलेक्ट किया, मैंने उसको जला दिया।
मैंने इसको जला दिया बिकॉज मुझे ग्राउंड साफ चाहिए, बिकॉज मेरे पास में ना 7 से 10 दिन का टाइम है, उसके बाद मुझे फिर राबी की सोइंग करनी है। तो मैंने इसको बर्न कर दिया और फिर भैया ये धुआं वो उड़ के पूरा दिल्ली और नोएडा और पूरा एनसीआर जो रीजन है वहां पर फैल जाता है, और फिर हर साल वही आपकी दिल्ली के अंदर जो AQI पहुंच गया 500 600 700, पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम है। और फिर प्लस आपके प्रेशर जोन भी शिफ्ट हो रहा है, मतलब आपके एडवांसिंग मानसून अब जाने, विंटर्स आ रहे हैं, तो ज्यादा विंड्स का मूवमेंट भी हो रहा है, तो वो सारा का सारा वहां पे दिल्ली वाले रीजन के अराउंड में, मतलब आसपास वाले रीजन के अराउंड में सेटल हो जाता है। तो वन ऑफ द रीजन है, ये रीजन है उसका पराली बर्निंग, जो आपके ये पंजाब हरियाणा राजस्थान के कुछ पार्ट्स के अंदर ये होता है। ठीक है, तो ये आपके सोइंग सीजन हो गए। क्रॉप्स की मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया, खारिफ मतलब मानसून क्रॉप, मतलब बारिश ज्यादा चाहिए। सबसे प्राइम एग्जांपल है आपका राइस को अपन क्या बोलते हैं, पैडी। ठीक है, फिर मेज, ज्वार, बाजरा, मतलब बहुत सारे दे रखे, ऐसा जिनको सारे के सारे को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगेन आई एम सेइंग, कोड वर्ड बना के कोई याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम टाइम के अंदर ये बहुत बॉदरसम हो जाता है और बहुत एफर्ट लगते हैं इसके अंदर। ठीक है, राबी की अपन बात करें तो प्रोमिनेंटली व्हीट और जितने भी आपके क्या नाम है, बार्ले, पीस, ग्राम, ये आपके हो गए, ये राबी के एग्जाम्पल हो गए। स्टेट्स या रीजन्स की अपन बात करें तो देखो, दोनों के बहुत सारे स्टेट्स दे रखे, आप कुछ कॉमन स्टेट्स इसके अंदर याद कर सकते हो। जैसे आप इसके अंदर याद कर लो अगर आप चाहते हो तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि कुछ साउथ की याद कर लो, कुछ नॉर्थ की याद कर लो। जैसे कि देखो, इधर एक कॉमन है यूपी, तो यहाँ पर भी आपका कॉमन है यूपी। नॉर्थ के अंदर देखो, यहाँ पे जैसे पंजाब है, तो यहाँ पर भी पंजाब, अच्छा दे नहीं रखा, बट यहाँ पे पंजाब में ग्रो होता है। ठीक है, फिर आप इसको याद कर सकते हो कि है ना, साउथ के स्टेट्स की तरह याद कर लो, तो आप आंध्र याद कर लो, तेलंगाना याद कर लो, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, तो ऑलमोस्ट साउथ के आपके सारे के सारे स्टेट्स हो गए। इसको आप नॉर्थ में याद कर सकते हो, जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ एक तरीके से राबी के लिए, तो पंजाब, हरियाणा, और आप इसके अंदर यूपी याद कर सकते हो। तो राबी आप याद कर लो पंजाब, हरियाणा, यूपी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, या आप याद कर लो साउथ के स्टेट्स। ठीक है, तो साउथ के स्टेट मतलब केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो खारिफ के अंदर दे रखा है, अब देखो क्या है, जैसा मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है वो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से दे रखा है, बट है ना 10th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे जनरलाइजेशंस करके दे रखे हैं। एज इन कि एग्रीकल्चर को आप देखोगे, समझोगे तो ये बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर है, बट अगेन एनसीईआरटी के अंदर इसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर दे रखा है। उसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर इट इज रिटन इन आसाम, वेस्ट बंगाल, वो जो अपना ईस्ट वाला पार्ट है, एंड उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी राइस आर ग्रोन, ऑस, अमन और बोरो। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि जो ऑस है, अमन है, बोरो है, ये जो आपकी पैडी चावल की कैटेगरीज है, इनका जो ग्रोइंग मंथ्स है या सीजन है वो अलग अलग है, बट देखो दे फिर भी एक खारिफ के अंदर ही दे रखा है। एज इन जो आपका ये ऑस है, ये प्री मॉनसून टाइम पे सोइंग होती है इसकी। जो अमन है, ये मॉनसून टाइम पे सोइंग होती है। जो आपका बोरो है, ये आपके विंटर के टाइम पे सोइंग होती है। तो ऑस को अपन प्री मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं, अमन को अपन मॉनसून क्रॉप बोलते हैं, और बोरो को अपन विंटर क्रॉप बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि विंटर क्रॉप अगर बोरो है तो फिर ये तो राबी में होना चाहिए था, बिकॉज ये विंटर मंथ्स है। हाँ, स्पेसिफिक होके जाएगी तो बिल्कुल सही है, बट बिकॉज पैडी एज अ होल आपका खारिफ के अंदर मानते, तो इसको भी अपन ने इसके अंदर ही लिखा हुआ है। तो ये कभी कभी एक मार्क के अंदर पूछ लेता है कि राइस की कौन कौन सी कैटेगरीज है, और समन और बोरो ईस्ट के अंदर ही उगाते हैं अपन। ठीक है ना, वो तीनों स्टेट जो आपसे कनेक्टेड ही है, एक हो गया आपका आसाम, एक हो गया वेस्ट बंगाल, एक हो गया आपका उड़ीसा। कनेक्टेड मतलब ये मत सोचना कि आसाम उड़ीसा से कहाँ कनेक्टेड है, मतलब एक लाइन के अंदर है, उस सेंस में बोल रहा हूं मैं। राबी के अंदर देखो इसमें क्या यूनिक चीज दे रखी है कि राबी बिकॉज आपके विंटर क्रॉप्स है, तो इनको कौन सी वाली बारिश या क्या चीज इनको हेल्प करती है, तो इनको हेल्प करते हैं प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू दी वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, या फिर आपने 9th में पढ़ा था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, या फिर आपने पढ़ा था उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब अगर आपको याद हो तो सॉरी, क्लाइमेट चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, मेडिटेरेनियन सी है, इंडिया है, साइक्लोनिक जोन क्रिएट होता है विंटर्स के टाइम पे, साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, जेट स्ट्रीम्स की हेल्प से वो इंडिया की तरफ आता है, हिमालय डिफ्लेक्शन होके इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट, इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर वो बारिश करते हैं, जिसमें से राजस्थान के अंदर अपन इस बारिश को क्या बोलते हैं, महावट। ठीक है, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन, लिटिल प्रोनाउंसिएशन इज मावट, बट अभी स्पेलिंग यहाँ पे अपनी महावत वाली लिख रही है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन है मावट। तो राजस्थान में जो ठंड की बारिश है उसका लोकल नेम है मावट, बट इसका जो ओरिजिन है वो कोई इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन वहां पे नहीं, इसका जो ओरिजिन है वो कहां पर है, मेडिटेरेनियन सी में,
पुरानी वाली एनसीईआरटी में 9th क्लास के अंदर ही काफी डिटेल के अंदर दे रखा, जो इस साल वाली एनसीईआरटी उसके अंदर सिर्फ इसका नाम दे रखा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो ठंड वाली जो बारिश है जो पंजाब हरियाणा और जो राजस्थान के अंदर आ रही है, वो आ रही है कहां से? मेडिटेरेनियन सी से। वहां पे साइक्लोनिक जोन क्रिएट होता है, फिर वो विंड्स यहां पर आती है। ठीक है, ये अपन ने 9th में पढ़ रखा है। दूसरा, इन राबी क्रॉप्स को जो ग्रो करने में हेल्प करता है वो ऑब्वियसली एक ऐसा फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल जो आज से 30-40 साल पहले ऑलरेडी हो चुका है, और वो कौन सा है? आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर नहीं हुआ होता तो पंजाब हरियाणा के अंदर जो बहुत सारे आपके क्रॉप्स है वो नहीं ग्रो हो रहे होते, स्पेशली आपके मान लो विंटर वाले जहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। ठीक है ना, इतना ज्यादा बारिश नहीं कंपेरिजन टू अगर अपन साउथ के कोस्टल वाली बेल्ट से अगर अपन कंपेयर करें तो पंजाब और हरियाणा में। तो ये हो गया खारिफ, ये हो गया राबी। इनके बीच के जो मंथ्स है समर मंथ्स, उनके अंदर जो क्रॉप ग्रो होता है वो कौन सा होता है? आपका ज़ैद। तो देखो, grow for a short time period between rabi and kharif crops mainly from March to June। ठीक है, इतना सा ये सीजन। अब जनरली आपके ग्रीन ऐसे याद कर लो कि जो आपके ग्रीन है चीजें वो इसके अंदर आती है। तो आपके वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कोकम्बर हो गया, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, ये भी आपके जैद के अंदर है। जैद के अंदर फिर इसके अंदर बाकी सारी डिटेल्स नहीं दे रखी है, बट इसमें एक बहुत ही मजेदार चीज दे रखी है। एनसीईआरटी में जैद वाले टॉपिक के पैराग्राफ के लास्ट में दे रखा है, इंप्लाइड तो नहीं बट बिकॉज वो जैद वाले पैराग्राफ के अंदर दे रखा है कि शुगर केन टेक्स 1 year टू ग्रो, ये जैद के अंदर दे रखा है। तो आइडियली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बिकॉज ये जैद के पैराग्राफ में दे रखा है तो अपन इसको मानेंगे कि ठीक है शुगर केन इसका एग्जांपल है। बट मैं आपको बता देता हूं, शुगर केन को बिकॉज एक ऑलमोस्ट मतलब 12 to 18 मंथ्स लगते ग्रो होने के लिए। तो आप शुगर केन को देखोगे तो शुगर केन को बहुत लोग डिफाइन करते हैं जैद के अंदर बिकॉज क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, बट बहुत सारे जगह पे इस लिखा हुआ है कि शुगर केन इज अ खारिफ क्रॉप। या तक कि आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। जैद को आप चेक करोगे तो जैद के अंदर एज एन एग्जांपल लिखा हुआ है शुगर केन, बट बिकॉज शुगर केन टेक्स 1 year टू ग्रो और क्लियरली वो इस समर मंथ्स में तो पूरा वो सोइंग होकर हार्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये वैलिडली किसी पे बैठता नहीं है। बट कुछ कुछ जगह पे शुगर केन को आपका खारिफ दे रखा है। ठीक है ना, सो कंफ्यूजन है कि आप शुगर केन खारिफ के अंदर मानेंगे या जैद के अंदर मानेंगे। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी जैद वाले पैराग्राफ के अंदर दे रखा है कि शुगर केन टेक्स 1 year टू ग्रो, तो अपन इसी के अंदर मानेंगे। ठीक है, बट आप वैसा अगर चेक करोगे तो शुगर केन को अपन खारिफ का एग्जांपल मानते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 क्लासिफिकेशंस थे। नेक्स्ट है अपना आता है क्रॉप्स। अब मैं बता रहा था चैप्टर के स्टार्ट में बहुत सारे क्रॉप्स में कुछ कुछ डिटेल्स हटा दी है, तो कृपया करके पुरानी चीजें याद मत करना। जैसे कि कुछ से रेनफॉल्स हटा दिए, कुछ से उनके टेम्परेचर हटा दिए, कुछ से उनकी नंबरिंग हटा दी कि इंडिया कौन सी जगह पे स्टैंड करता है, कुछ से आपके स्टेट्स हटा दी कि कौन सा स्टेट हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो वो नहीं याद करना है। जो भी आपका सोर्स हो पुराना याद नहीं करना है, 2025 2026 वाली एनसीईआरटी से याद करना है। सो अगर आप यहां से पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये स्पेसिफिकली 2025 2026 को ही केटर करते हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। हाँ, अगर ऐसी कोई चीज है जो मुझे लगता है कि विच इज रिलेवेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब राइस की बात करें, इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। राइस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन आपके फर्स्ट नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ सीरियल क्रॉप, सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका व्हीट, और थर्ड नंबर पे आपका यहां पर दे रखा है ज्वार इन मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया इन प्रोडक्शन। तो थर्ड पे आपका है ज्वार, सेकंड पे आपका व्हीट, और राइस है आपका फर्स्ट नंबर पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप मतलब ये मान लो इनकी जो सीड्स है वो एडिबल है। ठीक है ना, और मेन जो ये सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है। इसके अलावा अभी अपन पल्सेस पे आएंगे, तो जो आपके पल्सेस है वो मेजर सोर्स है आपके प्रोटीन का। जो आपके सीरियल क्रॉप्स है, जो ग्रेन्स है, ये मेजर सोर्स है आपके किसके? कार्बोहाइड्रेट्स का। जैसे आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है ना, ये मेज हो गया, ये आपका मेजर सोर्स है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। जो आप अपन पल्सेस पढ़ेंगे वो आपका मेजर सोर्स है किसका? प्रोटीन का। देखो, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो एक मार्क तो अपने कंफर्म हो गया अगर डिफाइन करने के लिए। क्यों? ऑलमोस्ट सारी की सारी क्रॉप्स में 99.9% मान लो सारी की सारी क्रॉप्स के अंदर फर्स्ट नंबर पे कौन है? आपका चाइना। और जिसमें भी चाइना फर्स्ट नंबर पे, इंडिया उसमें सेकंड नंबर पे। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? या तो किसी के अंदर मेंशन ही नहीं है तो अच्छी बात है, क्यों याद करना है। बट अगर किसी में मेंशन है और उसमें अगर चाइना फर्स्ट नंबर पे, तो जिसमें भी चाइना फर्स्ट नंबर पे उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे। ठीक है, एक आएगा पल्सेस। पल्सेस वाली कैटेगरी के अंदर इंडिया अपन फर्स्ट नंबर पे इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर भी
और अपन उस इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर भी, बिकॉज इंडिया के अंदर नॉर्थ के अंदर वेजिटेरियंस है, तो दाल एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो पल्सेस में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। एक और इसके अंदर क्रॉप दे रखा है शुगर केन। शुगर केन के अंदर भी इंडिया तो सेकंड नंबर पे ही है, बस फर्स्ट नंबर पे चाइना के जगह वहां पे ब्राजील हो गया है। समझ में आया? सब में चाइना फर्स्ट पे और जिसमें चाइना फर्स्ट पे उसमें इंडिया सेकंड पे। शुगर केन में भी इंडिया सेकंड पे ही है, बस चाइना की जगह वहां पे ब्राजील हो गया। और पल्सेस में अपन फर्स्ट नंबर पे है। बस ये सिंपल सा, तो एक पॉइंट अपना ये पक्का है। इसमें अब कुछ कंडीशन दे रखे, तो मैंने बताया राइस, देखो यहाँ पे इमेज में भी दे रखा है, राइस क्या ना वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। पैंट वैंट चढ़ा चढ़ा के ऊपर आपने देखा होगा खेतों में काम करते हुए, मतलब शॉर्ट्स पहन रखे तो अलग बात है, धोती पहन रखे तो अलग बात है, ठीक है। सो इज द खरीफ क्रॉप। टेम्परेचर इसको ज्यादा चाहिए, 25 डिग्री से ज्यादा, ह्यूमिडिटी भी इसको ज्यादा चाहिए। रेन, बिकॉज पानी मैंने बताया बारिश ज्यादा चाहिए इसको, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ये ज्यादा बारिश वाले रीजन में ग्रो होता है। जो आपका वीट है उसको पानी की रिक्वायरमेंट कम है, तो वो 50 to 75 के अंदर ग्रो हो जाता है वीट, एनुअल रेनफॉल। जो राइस है इसको पानी ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए बारिश की रिक्वायरमेंट जनरली 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है। और अगर किसी जगह पे कम बारिश है, इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, इट ग्रोस विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो ऐसा नहीं कि मतलब ग्रो ही नहीं कर सकते, ऑब्वियसली अब तो बहुत सारी जगह पे मतलब रिच फार्मर्स एटलीस्ट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सोनली ऑन मॉनसून। तो अगर आपकी बारिश नहीं आ रही है तो आप इरिगेशन फैसिलिटी यूज करके भी राइस वाइस ग्रो कर सकते हैं। मेनली राइस कहां पे ग्रो होता है, तो देखो पहला नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया, डेल्टा जोन, और थर्ड आपका, अच्छा थर्ड में इसमें अलग से दे रखा है आपका डेल्टा जोन हो गया। कोस्टल एरियाज के अंदर आपके दोनों ही तरफ, वेस्ट में और ईस्ट में। डेल्टा जोन आपको बताइए स्पेसिफिकली आपका ईस्टर्न कोस्ट, जहां पे आपकी डेल्टा बन रहे हैं, जैसे क्या नाम है, कौन सा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, जैसे कि देखो लाइन से अगर अपन देखे तो सुंदरबन डेल्टा और महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी, ठीक है। तो ये सारे आपके डेल्टा जोन हो गए, कोस्टल एरियाज दोनों तरफ, और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो मतलब आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो इन सब जगह पे आपका राइस ग्रो होता है अच्छा खासा। Development of dense network of canal irrigation and tube-wells have made it possible to grow rice in the areas of less rainfall. मैंने क्या बताया था, पंजाब हरियाणा बारिश कम आती है, बट फिर भी मैं आराम से राइस उगा सकता हूँ, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हो गया है, पैसे भी कमा लिए, तो मेरे पास में इरिगेशन फैसिलिटीज भी है, सच एज पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। और मजेदार बात है, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है, ये सारे के सारे आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले जोन है। क्लियर है क्या बोला मैंने, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइस। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है वो कौन सी, आपकी वीट। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ में जो वीट है वो स्टेबल क्रॉप है, साउथ के अंदर जो राइस है वो स्टेबल क्रॉप है। ये खारिफ है, पानी ज्यादा चाहिए, ये राबी है, इसको पानी कम चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट है 25 डिग्री और 100 से ज्यादा बारिश, 100 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश। इसकी आपके टेम्परेचर दे नहीं रखा है, और इसकी जो बारिश की रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो इसकी ओनली 50 to 75। रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। देखो सिंपल सी बात है, वीट है, राबी क्रॉप है, सर्दी वाली क्रॉप है। कूल ग्रोइंग सीजन मतलब भैया आपके विंटर्स वाला टाइम, जब वो पूरा उग रहा है, जैसे नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया। ब्राइट सनशाइन आपका जो मार्च, लेटर वाला मार्च अप्रैल वाला टाइम है, जब आप किसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। सो ग्रोइंग के टाइम पे ठंड और हार्वेस्टिंग के टाइम पे धूप, और ये उग गया आपका गेहूं, ठीक है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन। अब ये जोन याद रखना है, स्टेट्स भली सबकी याद नहीं रखो तो चलेगा, कोई नहीं पूछता है, 3 माह के क्वेश्चन के अंदर भी आएगा, तो अपन को वो याद करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर याद रखनी है, एक गंगा सतलज प्लेन्स वाला बेल्ट, और नॉर्थ वेस्ट, मतलब वो एक को ही अपन मान रहे, गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। ब्लैक सॉइल रीजन आपको पता है, 9th में आप पढ़ ही रहे हो, जो गुजरात वाला पार्ट हो गया, एमपी वाला पार्ट हो गया, और महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल आप सबको पता है, हजारों लाखों साल पहले, हजारों तो क्या मतलब लाखों करोड़ों साल पहले वॉल्केनोस थे, वॉल्केनोस एरप्शन हुए, मैग्मा बाहर आया, लावा फिर बना, लावा बाहर आया, वेदरिंग हुई, सॉलिडिफिकेशन हुआ, इग्नियस रॉक बने, इग्नियस रॉक का ब्रेकडाउन हुआ, आपकी ब्लैक सॉइल बनी। तो एक तो ब्लैक सॉइल वाला रीजन और एक गंगा सतलज प्लेन्स। मतलब नाम याद हो जाए तो बढ़िया बात है, वरना अगर आपको स्टेट याद कर रहे हैं तो आप 4 वो लिख देना, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी राजस्थान। अब मजेदार बात पता है क्या है, पंजाब हरियाणा यूपी और राजस्थान वीट में भी है, पंजाब हरियाणा यूपी और राजस्थान राइस में भी है। बस एक अलग स्टेट इसमें दे रखा है, वो कौन सा स्टेट है, एमपी। और एमपी वाला आपको पता ही है क्या है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल, एमपी के नीचे वाले पार्ट के अंदर, सिंपल है।
पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान, पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान, ये भी अगर याद नहीं होता तो पंजाब हरियाणा यूपी, पंजाब हरियाणा यूपी, दोनों ही रीजन आपके ग्रीन रिवोल्यूशन वाले पार्ट है। बस सिंपल सी बात है ये। देखो वीट प्रोड्यूसिंग रीजन ये मेजर। नेक्स्ट है आपका मिलेट्स। अब देखो मिलेट्स बहुत ही बढ़िया चीज है। मिलेट्स क्या है, आपके एक तरीके से कोर्स ग्रेन्ड है, और जो आपका वीट और जो राइस है आपके फाइन ग्रेन्ड है। वीट और राइस आपकी जो सरफेस है वो बड़ी स्मूथ होती है, जो ये कोर्स ग्रेन्ड है जो इनकी सरफेस है वो खुरदुरी है, ठीक है ना, मतलब ऐसे रफ। ज्वार, बाजरा, रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया। आप देखो इसकी भी जो आपकी टेक्सचर है वो कोर्स ग्रेन्ड है। इसके बाद जो भी दे रखा है मेज, इसका भी जो टेक्सचर है वो कोर्स ग्रेन्ड ही है। दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन, दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब देखो इसकी मतलब सबसे ज्यादा फेमस तो है आपके ये विटामिन के लिए और आपके फाइबर्स के लिए, मतलब एक्सेसिव फाइबर्स है इसके अंदर, और डाइजेशन में क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा यूजफुल है तो इसलिए मिलेट्स खाते हैं। आपको पता होगा नॉर्थ में पहले इसका बहुत ही ज्यादा कल्चर था, बट जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया तो जो आपकी बाजरे की रोटी और रागी की रोटी ये रिप्लेस हो गई आपके गेहूं की रोटी से। मोटा अनाज बोलते हैं इसको, हाँ, बट लेकिन अभी ट्रेंड फिर से आ रहा है मिलेट्स को खाने का। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल्कुल ड्रॉट लाइक कंडीशंस, बारिश कम आ रही है, पानी नहीं है, इसको आराम से ग्रो करो, मिट्टी भी डिपेंडेंट नहीं है, तो ये कम में बहुत ज्यादा आउटपुट देती है। मतलब मेरे को एनवायरमेंटल कंडीशंस और बारिश और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए वीट और राइस के लिए, फिर भी देयर आर कंडीशंस। इसको ग्रो करना भी इजी है, हाईली न्यूट्रिशियस है, ठीक है ना। आपका इसके अंदर आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, और आपका क्या नाम है रफेज हो गया, फाइबरस कंटेंट हो गया, विटामिन हो गए, सब कुछ ही है इसके अंदर एक तरीके से। अब इसमें जो 3 कैटेगरीज दे रखी है, रागी की और ज्वार की और आपकी बाजरा की। तो रागी देखो इट इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। रफेज इज अ मटेरियल, फाइबरस कंटेंट होता है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स। वैसे मैं बता देता हूं तीनों ही ड्राई रीजन्स है। ऑब्वियसली अगर किसी में नहीं लिखा तो अच्छी, मतलब अच्छी तो बात क्या, वो एनसीईआरटी है, बट लेकिन तीनों ही अपन बहुत कम वाली बारिश इलाके में ड्रायर सॉइल्स के अंदर, ड्रायर रीजन्स के अंदर इजीली ग्रो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल, सब जगह उगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके जो मेन स्टेट्स है वो कौन से आपके, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। अब आपको दिख रहा होगा बहुत ही रैंडम स्टेट्स है, मतलब है ना, कैसे याद कर सकते हो। और अगर ब्रीफली याद हो गए तो भी अपन क्या कर सकते हो, तो आप एक काम करो, कोई भी 2 साउथ की याद कर लो या 2 नॉर्थ की याद कर लो जो पड़ोसी हो। तो देखो आप इसके अंदर बिल्कुल ये याद कर सकते हो, पड़ोसी। अगर आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो पड़ोसी, मतलब लिटिल सेंस में तो पड़ोसी नहीं है, सिक्किम, अरुणाचल। आप चाहो तो ये दोनों याद कर लो, कर्नाटका, तमिलनाडु, इधर भैया आपका कर्नाटका, इधर आपका तमिलनाडु, तो 2 के पेयर के अंदर आप इसको याद कर सकते हो। नॉर्थ के 2, साउथ के 2, कर्नाटका, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये हो गया, और आपका कर्नाटका, तमिलनाडु ये हो गया, सिक्किम, अरुणाचल आपका ये हो गया। तो देखो आपका हो गया ये हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे आप करके इसको याद कर सकते हो क्या नाम है रागी के अंदर। ज्वार जो मैं बता चुका हूं, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन टर्म्स ऑफ एरिया इन प्रोडक्शन आफ्टर राइस एंड व्हीट। आफ्टर राइस एंड व्हीट इट इज रेन फेड क्रॉप, मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। रेन फेड क्रॉप है, कोई इरिगेशन रिक्वायरमेंट नहीं, आराम से ग्रो कर सकते, कोई टेंशन ही नहीं है। मेजर जो ज्वार प्रोड्यूसिंग एरिया है वो कौन सा आपके, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इसको भी याद कर सकते हो बिल्कुल ऐसे। देखो ये आपका दे रखा है महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका और एमपी। ये देखो हो गया आपका एमपी, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ये हो गया आपका कर्नाटका। तो मतलब जो इसके लिए आप याद कर सकते हो ऐसे एक लाइन, इसके लिए आप याद कर सकते हो ऐसे एक लाइन। हालांकि अगेन आई एम रिपीटिंग, इसमें ज्यादा फोकस और एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज आपका बाजरा। इट इज ग्रोन ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो आप कोई भी तीनों के अंदर सैंडी सॉइल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा, बाजरा मतलब राजस्थान तो लिखना ही आपका, तो राजस्थान के आस पड़ोस आप कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपका हो गया राजस्थान, राजस्थान के आपका नीचे क्या है गुजरात, गुजरात के आपका नीचे क्या महाराष्ट्र, वो तीनों आ गए। देखो राजस्थान, गुजरात और आपका महाराष्ट्र, बस सिंपल। और अगर आप चाहो यूपी याद करना है तो कर लेना, वो राजस्थान के डायगोनली ऊपर है, हरियाणा मतलब राजस्थान के ऊपर, तो पूरा आपका ऐसा लाइन से बन जाएगा, ठीक है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, तो आप ये कहीं पे भी ग्रो कर सकते हो। मिलेट्स। नेक्स्ट है आपका मेज। मेज में बता चुका हूं, मेज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी आपका कोर्स ग्रेन्ड है, ये फूड क्रॉप की तरह भी ग्रो होता है, ये फॉडर क्रॉप के भी तरह ग्रो होता है, और बहुत सारी चीजों के अंदर इस्तेमाल होता है, आपका बायोफ्यूल्स के अंदर, इथेनॉल्स के अंदर, है ना, बहुत सारी डाइज में, बढ़िया क्रॉप है ये भी आपका खरीफ है, बारिश की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसका टेम्परेचर अब दे रखा है, जो इसका टेम्परेचर है ना वो सेम टेम्परेचर आपका शुगर केन का भी दे रखा है, 21 से 27। ओल्ड एलुवियम, ओल्ड वोल्ड याद करने की जरूरत नहीं, आप तो एलिविल सेल याद रखो।
कुछ कुछ क्या इंपॉर्टेंट यूनिक पॉइंट्स होते हैं वो याद रखना। जैसे इसके अंदर दे रखा है इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो। तो भी समझ में कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो गया। जैसा मैं बता चुका हूं, आजकल कोई भी क्रॉप कहीं पे भी ग्रो कर सकते किसी भी सीजन के अंदर। इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ क्या वो करना चाहते हो या नहीं। फैसिलिटीज है आपके पास में, ठीक है, तो आप ग्रो कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि राइस अगर खारीफ है तो मैं और किसी टाइम पे नहीं ग्रो कर सकता। हाँ, अगर प्रॉपर चीजें हैं, प्रॉपर एनवायरमेंट है, आप क्रिएट कर सकते हो सुपरफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, तो यू कैन ग्रो। तो यहां पर देखो बिहार के अंदर या आपकी राबी सीजन के अंदर भी ग्रो करते हो। और प्लस यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। अब जब ये सारी चीजें हैं तो मैं तो ग्रो कर ही सकता हूं ना। अब जैसे आपको पता हो, आपने सब लोगों ने बायो में भी पढ़ा होगा, जैसे आपके GMO क्रॉप्स होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वाली जो क्रॉप्स होती है। जैसे आपने सुना होगा सबने बैसिलस थोरिंजिनेसिस जो आपका होता है BT कॉटन, ठीक है। फिर आपको पता होगा ऐसा ही एक है आपका हाइब्रिडाइज्ड BT ब्रिंजल। ऐसा ही आपका एक है, आई थिंक ये जितना मुझे याद है DMH मस्टर्ड। ऐसा आई थिंक मेस की भी कोई वैरायटी है। तो ये आजकल तो हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया है क्रॉप्स का, ठीक है ना। आर्टिफिशियली आप जनरेट भी कर सकते हो। प्लस HYV सीड्स भी बहुत सारी बन गई है, फर्टिलाइजर्स और ये सब भी तरीके के आ गए। NPK फर्टिलाइजर्स की बहुत सारी वैरायटी आ गई है, तो आप इजीली ग्रो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो कौन से आपका, कर्नाटका, MP, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना। तो याद हो जाए तो बढ़िया है, तो भी कोई इशू नहीं है। मैं तो इसको याद करता तो ऐसे लाइन में याद करता, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऑलमोस्ट इन वन लाइन, खत्म, ठीक है। ये हो गया आपका मेस। नेक्स्ट आपका इसके अंदर दे रखा है पल्सेस। अब देखो इसके अंदर पल्सेस के अंदर क्या है। पल्सेस जैसे मैंने बताया, पल्सेस सीरियल क्रॉप नहीं है ना। सीरियल क्रॉप के अंदर क्या आपका सीड है, बट इट इज मोर रिच इन, आप क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो आपके पल्सेस है ये आपका लेग्यूम्स है, इट इज मोर रिच इन प्रोटीन। इट इज द इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इकलौता ही है जो क्रॉप सिंगल क्रॉप दे रखा है, मतलब बंच ऑफ क्रॉप्स है जो दे रखे, जिसके अंदर अपन फर्स्ट नंबर पे। बाकी सबके अंदर चाइना है जिसमें अपन सेकंड है, शुगर केन में भी अपन सेकंड है, फर्स्ट के अंदर उसके अंदर ब्राजील है। दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अब ठीक है, मतलब लिखा हुआ है तो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली दाल के अंदर प्रोटीन होता है, बट जितना एक ह्यूमन बॉडी को, वो मेल या फीमेल, अगर मैं एवरेज एज भी मानू, लेट्स सपोज 15 या 20 जो भी है, जितना डेली रिक्वायरमेंट मुझे प्रोटीन का चाहिए ना, अगर मेरा सोर्स प्रोटीन का सिर्फ और सिर्फ दाल ही है, तो मैं ना, मेरी जो पूरा दिन है वो बाथरूम में बीतने वाला है। समझ में है? मतलब अपन बोलने के लिए तो बोलते ठीक है कि ठीक है 1 बोल ऑफ दाल, जो भी उसके अंदर प्रोटीन है, बट वो जितने एक ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट है सेल्फ सस्टेनेंस के लिए और मसल्स बिल्ड करने के लिए और बॉडी को ढंग से फंक्शन रखने के लिए, तो इंडियंस जनरली आपके प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं। स्पेशली अगर मान लो आपका आपकी वैरायटी नहीं है अगर आपके फूड के अंदर, तो अगर मैं दाल पे ही डिपेंडेंट हूँ अपने प्रोटीन के लिए, और अगर मैं एक्चुअल में मान लो 50 ग्राम 60 ग्राम जो भी है मैं अगर दिन का कंज्यूम कर रहा हूँ, विच इज नथिंग, अगर अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो मैं इतनी बोल्स मुझे दाल की खानी पड़ेगी कि मेरी जिंदगी बाथरूम में बीतेगी। बट ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर इट इज रिटन कि वेजिटेरियंस के लिए जो मेजर सोर्स है वो प्रोटीन का आपका क्या है, ये जो आपकी पल्सेस है। इंडिया में बहुत सारी पल्सेस की वैरायटीज है, आपके घरों के अंदर भी आप देखना, तुअर जिसको अरहर भी बोलते हैं, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, पीस हो गया, ग्राम हो गया, येलो वाली दाल और ग्रीन वाली दाल और छिलके की दाल और वो हरी दाल और वो पीली दाल, मतलब बहुत सारी टाइप की दाल है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसलिए देखो नॉर्थ में जब पहले के टाइम पे फार्मिंग इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी, फार्मिंग एज इन फार्मिंग तो थी, मतलब इरिगेशन का एक्सेस नहीं था या ग्रीन रिवॉल्यूशन ये सब नहीं आया था, तो भी अपन दालें वाले आराम से उगाते थे। बीइंग लेगुमिनस क्रॉप्स, मैं बताऊंगा भी आगे क्या होता है। अच्छा, जितनी भी पल्सेस है वो सारी की सारी लेगुमिनस है एक्सेप्ट वन, जिसको अपन बोलते हैं अरहर या तुअर की दाल। Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो ये काम करते हैं मैं बता दूंगा अभी क्या है। मेजर आपके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, UP और कर्नाटका। अब इसके अंदर याद सिर्फ कौन सा करना, आप इसके अंदर याद कर लो राजस्थान और UP, मतलब वही नॉर्थ के स्टेट्स जहां पर आपकी दाल चलती है। फिर एनसीईआरटी के अंदर एक इस कंटेंट में दे रखा है कि ना आइडेंटिफाई विच क्रॉप विच पल्सेस आर खरीफ एंड विच पल्सेस आर राबी, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे ऑलरेडी। तुअर, मूंग और जो उड़द है वो खरीफ है, मसूर, ग्राम और जो पीस है वो क्या है आपके राबी। अब देखो जो इसके अंदर दे रखा था लेगुमिनस क्रॉप और आपका ये फिक्सेशन वाला पार्ट, तो वैसे तो हो सकता है कि आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ही पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। अब देखो जैसे
आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जो आई थिंक 78% है, ठीक है, जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। कुछ क्या करते हैं आपके जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मान लो आपका ये पल्सस वल्सस ये है, इनके जो रूट्स हैं, इनके रूट्स में ना देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरियाज। अब जैसे उसमें से एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है ये हाँ राइजोबियम। ये जो राइजोबियम है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है, खा जाता है ये मान लो। तो इसने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इसके रूट्स में लगे हुए राइजोबियम, वो ट्रैप कर लिए। ट्रैप करके ये जो राइजोबियम है ये उसको कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, ठीक है। फिर अमोनिया से फिर आपके क्या है, इसी के अंदर ये ना आपके पानी मतलब क्या नाइट्रीफाइंग, आपके क्या बोलेंगे उसको, आई थिंक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से भी बोलते हैं उनको, वो होते हैं। तो आपके है ना जैसे एक होता है, आई थिंक उसका नाम है नाइट्रोसो माइनस समथिंग करके ही नाम होगा उसका। ये एक बैक्टीरिया है, ये अमोनिया को क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑब्वियसली इट इज एन एरोबिक रिएक्शन, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है NO2 माइनस में, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट में। फिर आगे जाके एक और एक बैक्टीरिया वर्क करता है, वो होगा आपका ये नाइट्रोसोमोनास है, वो नाइट्रोबैक्टर है उसका नाम, हाँ उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। वो जो नाइट्रोबैक्टर है इस नाइट्राइट को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रेट के अंदर। और एक बार जब ये नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होके ये अब ढंग से एसिमिलेट हो सकता है प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए, और फिर जो आपके प्लांट का ग्रोथ होता है वो होता है आपके एक तरीके से नाइट्रेट के लिए। तो इसने एक नॉन कन्वर्टेबल चीज जिसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, विच इज एटमॉस्फेरिक N2 नाइट्रोजन, उसको इसने ट्रैप करके और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग करके उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट में, जिसको प्लांट्स इजीली अब कंज्यूम कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो समझ में आई, सिंपल सी बात है। इनको बोलते हैं लेगुमिनस क्रॉप, बिकॉज इनके अंदर ये फैसिलिटी के ये सॉइल के अंदर फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में। इसीलिए बहुत बार आप इन लेगुमिनस क्रॉप को, पल्सस को है ना रोटेशन में लगाते किसी और क्रॉप के साथ में। जैसे कि अगर मान लो मैं वीट उगा रहा हूं तो बीच में मैंने कॉलम में लगा दी पल्सस, लेगुमिनस क्रॉप्स वाली, ऑब्वियसली अरहर नहीं, बिकॉज अरहर ये सब आपके राइजोबियम और ट्रैप और ये सब नहीं कर सकता। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, आप लोगों ने साइंस के अंदर पढ़ा ही होगा कि एटमॉस्फेरिक N2 को राइजोबियम आपका ट्रैप करता है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, आई थिंक इसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं, और अमोनिया से फिर ये कन्वर्ट कर देता है आपको नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया है NO2 माइनस में, नाइट्राइट में, फिर वो आपका जो नाइट्रोबैक्टर है बैक्टीरिया, वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रेट्स के अंदर, जिसको फिर आपके प्लांट्स पूरा फर्टिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। ये यूनिक फैसिलिटी आपके लेगुमिनस क्रॉप्स के अंदर होती है, बट जो आपका अरहर है, जो तुअर है, वो इस चीज को लैक करता है। अब जितने भी आपके फूड क्रॉप्स है, वो जो ग्रेन्स है, वो अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। सो नेक्स्ट है अब फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स। तो और भी फूड क्रॉप है लेकिन बस वो ग्रेन्स नहीं है। इसमें तो अपने 3-4 एग्जांपल दे रखे। सबसे पहला जो एग्जांपल दे रखा है वो अपना दे रखा है शुगर केन। अब शुगर केन बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब वैसे भी बढ़िया चीज़ है और इन टर्म्स ऑफ एग्जाम के इंपॉर्टेंस से भी बढ़िया है टॉपिक है ये। सबसे पहले इट इज मेंशन्ड कि इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। अब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्या होता है वो वैसे तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को पता होगा, बट चलो मैं बता देता हूँ। ये जैसे अपना अर्थ है, ये अपना इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और आपका ये हो गया आर्टिक सर्किल वाला, ये हो गया आपका अंटार्कटिक सर्किल वाला। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, इक्वेटर आपका 0 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपका 23.5 डिग्री पे, ये आर्टिक वाला 66.5 पे, और ये अंटार्कटिक वाला आपके 66.5 पे। ट्रॉपिकल जोन होता है जो आपके ट्रॉपिक्स के अंदर है, मतलब 23 ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 23 नीचे, ये पूरा जो जोन है ये हो गया आपका ट्रॉपिकल जोन। तो मतलब यहाँ पर आपका शुगर केन ग्रो होता है। सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, छोटा सा अलग सेक्शन है ये। देखो ये जो आपका सेक्शन है वो ये 23.5 से लेके 40 डिग्री ऊपर नॉर्थ, और 23.5 से लेके 40 डिग्री नीचे, ये हो जाता है आपका सब ट्रॉपिकल। अब 40 डिग्री से लेके फिर 66.5 ऊपर हो जाएगा वो टेम्परेट, नीचे भी हो जाएगा वो टेम्परेट, फिर ऊपर हो जाएगा आपका पोलर रीजन, नीचे भी हो जाएगा आपका पोलर रीजन। ठीक है, अब किसी किसी बुक में दे रखा है कि 23.5 से लेके 35 डिग्री को भी अपना, बट मैंने वो 40 डिग्री चूज किया जो मोस्ट प्रोमिनेंटली माना जाता है। सो 23
ऊपर और 23 नीचे, इनके बीच का जो जोन है वो हो गया आपका ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिक्स जिसको अपन बोलते हैं। 23.5 के ऊपर 40 डिग्री तक और 23.5 के नीचे 40 डिग्री तक, ये अपना क्या है, अपना सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, सो ये दोनों क्रॉप है, आपका ट्रॉपिकल रीजन भी है और आपका सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, दोनों के अंदर ग्रो होता है। मैंने क्या बताया था, मेज में जो आपके टेम्परेचर दे रखा था 21 से लेकर 27 तक, वो सेम आपका शुगर केन के अंदर भी होगा, तो वही सेम है आपका 21 से लेकर 27 के बीच में। इसके अंदर जो बारिश है वो राइस से कम है और वीट से ज्यादा है। राइस में कितनी बारिश थी, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, वीट में कितनी बारिश थी, 50 से 75, ये उनके बीच का, ये है 75 to 100। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, पर अगर वहां पे हो रहा है तो इट कैन बी ग्रोन, कोई ऐसे सच इशू नहीं है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स, देयर नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, थोड़ा सा मेहनत का काम है। शुगर केन के साथ एक और दिक्कत है, मैं बता देता हूँ। शुगर केन क्या है कि शुगर केन है ना, शुगर केन के साथ दिक्कत क्या है कि एक बार मैंने उसको कट कर दिया और अगर मेरे को मान लो मेरा प्रोसेसिंग प्लांट बहुत ज्यादा दूर है, तो क्या है, विथ टाइम शुगर केन के अंदर है ना जो सुक्रोज कंटेंट है C12H22O11, ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है। सो मैंने क्या बताया, सुक्रोज जो कंटेंट है आपके शुगर केन के अंदर विच इज C12H22O11, ये आपका क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे विथ टाइम कम होने लग जाता है। सो व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो कि मेरा जो प्रोसेसिंग प्लांट है जहां पे मुझे शुगर केन से जो भी प्रोसेस करके बनाना है वो मेरे शुगर केन के फील्ड के बिल्कुल पास हो। इसलिए इंडिया में मेनली जो आपकी शुगर केन की मिल्स है वो आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर से बिलोंग करती है। अब इसी के अंदर मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक भी ऐड कर दिया है, तो ठीक है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। ये सोल एग्जांपल है जिसमें फर्स्ट चाइना नहीं है, ब्राजील फर्स्ट पे, लेकिन इंडिया इसके अंदर क्या, इंडिया तो इसके अंदर अपने सेकंड पे ही है। अब शुगर केन बहुत सारी, शुगर केन से बहुत सारी चीजें मिलती है, इट इज द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर, ऑब्वियसली शुगर जो है अपनी शक्कर, गुड़ या जिसको अपन जैगरी बोलते हैं। बेसिकली आप जो शुगर केन का जूस है उसको जो बॉईल कर देते हो और जो चंक्स बनते हैं, जो अनरिफाइंड होता है सॉलिड पीसेस, वो हो गया आपका जैगरी। खंडसरी क्या हो गया, ये आपका पाउडर्ड वर्जन होता है, ये भी आपका अनरिफाइंड वर्जन ही है, जनरली आपके स्वीट्स के लिए यूज होता है। मोलासेस आपका एक थिक विस्कस सिरप टाइप का होता है, ये बहुत हेवीली प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, तो ये बहुत हेवीली प्रोसेस्ड सिरप टाइप, ये लेस प्रोसेस्ड पाउडर्ड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में भी वेरी लेस प्रोसेस्ड, मतलब ऑब्वियसली नॉन प्रोसेस्ड एक तरीके से, और शुगर तो आपका बहुत हेवीली प्रोसेस्ड और वाइट और बिल्कुल ऐसे सब चीजें। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट, अब देखो ऐसे याद कर लो, आपने मैन्युफैक्चरिंग में भी पढ़ा होगा, एक नॉर्थ का स्टेट बहुत ज्यादा फेमस है, एक साउथ का स्टेट फेमस है, तो मतलब उसके टर्म्स में साउथ, यूपी, महाराष्ट्र, खत्म, ऐसे याद कर लो। यूपी नॉर्थ में सबसे ज्यादा फेमस है, साउथ में आपका महाराष्ट्र सबसे ज्यादा फेमस है। और भी अगर स्टेट याद करने तो देखो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे आपका हो गया क्या, कर्नाटका, तो यहाँ पर देखो आपका क्या दे रखा है, कर्नाटका, इधर दे रखा है आंध्र और तेलंगाना भी, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर मैंने लगा दिया तेलंगाना, यहाँ पर मैंने लगा दिया आपका आंध्र प्रदेश। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, कर्नाटका में और डायगनली गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तमिलनाडु। वैसे दो ही याद रखो तो बढ़िया है, KTAP याद कर लो, जैसे इसके अंदर भी था आपका KTAP, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, या फिर आप सिर्फ याद कर लो नॉर्थ और साउथ में कहाँ पर ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग में आपने पढ़ाई है, तो नॉर्थ में जो सबसे ज्यादा फेमस है स्टेट वो कौन सा है, यूपी, और साउथ में जो स्टेट सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सा है, आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट अपना ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स आपको पता ही है कि उनके जो सीड्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑयल निकलता है, एडिबल ऑयल्स भी होते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। इंडिया इसमें अच्छी खासी पोजीशन पे है, जैसे इन 2020 इंडिया वाज अगेन द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब ये कंफ्यूज मत होना, ऑयल सीड्स बहुत सारी टाइप्स की होती है, जैसे ग्राउंडनट हो गया, सेसम हो गया, तिल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, बहुत सारे टाइप की है। इसमें ग्राउंडनट में दे रखा है कि हम सेकंड नंबर पे थे 2020 में, फर्स्ट पे अभी चाइना है, तो अगेन सेकंड नंबर पूरा वो मत करके आ जाना कि इंडिया ऑयल सीड्स में सेकंड नंबर पे ऑयल सीड्स में नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। तो मतलब इंडिया में जितनी भी फार्मिंग होती है, जितना भी क्रॉपिंग है, उसका 12% तो अपन ऑयल सीड्स ग्रो कर रहे हैं, तो मतलब अच्छा खासा चंक अपन ऑयल सीड्स में स्पेंड कर रहे हैं ना, लैंड फॉर्म। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट्स, ऐसे में जिसको अपन तिल बोलते हैं, तिल के लड्डू जो मस्त बनाते हैं माता जी, आपकी भी माता जी बनाती होगी, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड, सनफ्लावर, बहुत सारे टाइप की सीड्स है। इनमें से कुछ आपकी खरीफ क्रॉप्स है, इनमें से कुछ आपकी राबी क्रॉप्स है। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आपका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑयल सीड्स है उसके यूज क्या है।
सो मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स बिकॉज दे आर एडिबल। वो आपने सुना है ना कि ऑलिव ऑयल यूज करो, सनफ्लावर ऑयल यूज करो, मस्टर्ड ऑयल यूज करो खाने में, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग यूज करते हैं। सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल। तो एक हो गया आपका कुकिंग मीडियम की तरह, एक हो गया आपका रॉ मटेरियल की तरह, प्रोडक्शन ऑफ सोप। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में ये यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। कॉस्मेटिक्स में और ऑइंटमेंट्स में भी यूज होता है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑयल सीड्स का आपका यूज क्या है। तो कॉस्मेटिक्स में, सोप्स में, प्रोसेसिंग में, और कुकिंग ऑयल की तरह और ऑइंटमेंट्स में यूज होता है ये। ग्राउंडनट इज अ खारिफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। इसलिए ग्राउंडनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन भी, इसीलिए स्टार्ट में सिर्फ ग्राउंडनट के बारे में दे रखा है। सो इंडिया में जो 12% ग्रो हो रहा है पूरा ऑयल सीड्स, उसमें से आधा तो कौन लेके बैठा हुआ है? आपका ग्राउंडनट। गुजरात इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, उसके बाद में राजस्थान है, उसके बाद में तमिलनाडु। वो बाकी के स्टेट्स याद नहीं करो तो चलेगा, फर्स्ट वाला स्टेट याद कर लो कि आपका कौन सा है, वो गुजरात 1920 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब इसमें और भी कुछ यूनिक चीज दे रखी, जैसे मैंने बताया लिंसीड और जो मस्टर्ड है वो राबी है। चलो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि जो सेसमम है इट इज अ खारिफ इन द नॉर्थ एंड राबी इन साउथ इंडिया। अब देखो ये चीजें यूनिक होती है ना, जैसे मेज के लिए था कि वो आपके फूड या फॉडर क्रॉप है, बिहार के अंदर वो जो मेज है वो राबी क्रॉप की तरह ग्रो होता है, बट वैसे तो वो खरीफ क्रॉप है। वैसे इसके अंदर दे रखा है कि जो सेसम में ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। जो ये कैस्टर सीड है ये तो और भी बढ़िया है, इट इज नोन बोथ एज राबी एंड खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो ये आपका इट इज ग्रोन बोथ एज खरीफ एंड राबी क्रॉप्स सब जगह पे। सेसमम के अंदर दे रखा है वो खारिफ क्रॉप है नॉर्थ के अंदर और जो राबी क्रॉप है वो साउथ के अंदर। और ग्राउंडनट पूरे 12% का हाफ लेके बैठा हुआ है 6%, जिसमें फर्स्ट पे कौन है? आपका गुजरात। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट है आपके बेवरेजेस क्रॉप, मतलब एक तरीके से डेफिनेशन तो मतलब डिमार्केशन नहीं दे रखा है, क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है कि बेवरेज क्रॉप वाला टॉपिक है, लेकिन अपन को पता है टी कॉफी जो बेवरेज क्रॉप होते हैं। अब देखो यूनिक बात क्या है, टी और कॉफी दोनों ही आपकी क्या है? प्लांटेशन है। तो देखो टी प्लांटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। दैट मींस मैं कंजप्शन के लिए नहीं यूज कर रहा हूं, मैं बेचने के लिए यूज कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा हूं, तो मुझे सारी चीजें बढ़िया चाहिए। अब बात आती है इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने की। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले भी कौन थे? ब्रिटिशर। बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिशर्स। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। अब बात आती है कि क्या टी के किसी भी टाइप के प्लांट इंडिया में ग्रो होते थे क्या? हाँ, तो एक इंसान था ब्रिटिशर जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। ये रॉबर्ट ब्रूस वो नहीं है, हाँ? अगर किसी को पता हो वर्ल्ड हिस्ट्री तो ये वो स्कॉटलैंड वाला रॉबर्ट ब्रूस नहीं है। अगर आपने एक मूवी सुनी हो ब्रेव हार्ट, जो ब्रेव हार्ट इज अ स्टोरी ऑफ विलियम वॉलिस, ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ा सा फिक्शन है, लास्ट में बैटल ऑफ स्टर्लिंग के बारे में दे रखा है। जब विलियम वॉलिस को ब्रिटिशर्स ने मार दिया था, जो आकर नेशनल हीरो था, तो फिर स्कॉटलैंड की फाइट जो ब्रिटिशर्स से करने वाला था वो कौन था? आपका रॉबर्ट ब्रूस, बहुत ही फेमस किंग है। इसको लेके आई थिंक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है, क्रिस पाइन एक्टर है उसके अंदर, मूवी का नाम है आउटलॉ किंग। तो बोर्ड के एग्जाम के बाद आप देखना इस मूवी को, ठीक है? रॉबर्ट द ब्रूस बहुत फेमस किंग है। सो रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 के अंदर आसाम में वाइल्ड टी लीव्स को डिस्कवर किया था और फिर कुछ सालों बाद में जाके हमारा प्रोडक्शन चालू कर दिया था और फिर हमने 1838 से आई थिंक बाहर एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिया था और 1828 में अपना प्रोडक्शन बनना चालू हो गया था। सो ब्रिटिशर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक तरीके से टी प्लांट जो है वो डिस्कवर किया और फिर प्रोडक्शन में हेल्प की और फिर एक्सपोर्ट्स होने लग गया और ये सब चीजें। अब तो मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन है, मतलब मोस्ट के सारे ही आपको इंडियंस ही ओन करते हैं, ठीक है? देखो, द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एंडोड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसको ग्रो करने के लिए अब थोड़ी सी अच्छी फर्टाइल सॉइल चाहिए। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस आपको पता ही होगा, ह्यूमस आपका सॉइल का वो टॉप मोस्ट लेयर जिसके अंदर आपके डीकंपोजिशन हुआ है प्लांट्स का और उसके कारण जो आपका ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट हुआ है उसको अपन बोलते हैं ह्यूमस। ये अच्छा होता है आपके प्लांट्स के लिए ग्रोथ करने के लिए। जैसे आपका एलुवियल सॉइल रिच है ह्यूमस के अंदर, ब्लैक सॉइल में भी ठीक ठाक आपका ह्यूमस होता है। तो अगेन इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इसको और कॉफी को ग्रो करने की कंडीशंस और आपका जो कॉटन को ग्रो करने की कंडीशंस थोड़ी सी टिपिकल है, जिसमें से सबसे ज्यादा टिपिकल है ग्रो करना कॉटन। तो वो भी अपन आगे देखेंगे इसके अंदर। टी बुशेस जो प्लांट्स है रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। अगर बहुत ज्यादा ठंड हो गई, फ्रॉस्ट आ गया तो वो खराब हो जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। इनको बारिश भी चाहिए लेकिन सॉरी, frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves। मतलब बारिश ऐसे नहीं कि 400 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है भैया बर्बादी हो गया। इसको बारिश चाहिए पूरी ग्रोइंग सीजन में विच इज स्प्रेडेड आउट इवनली।
कि बारिश आई, फिर 15 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, ऐसे मतलब पूरे टाइम पे ग्रोइंग सीजन के अंदर बारिश चाहिए। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, अगर आप किसी ने कभी फोटोज देखी हो, किसी ने कभी विजिट किया आसाम में, तो आपने देखा होगा जनरली फीमेल्स आर हायर्ड एज लेबर, और उनको अपने पीछे ऐसे ये बास्केट बांध के रखते हैं और धीरे धीरे प्यार से वो लीव्स को प्लग करके ऐसे फटाफट पीछे के पीछे डालते रहते हैं वो कलेक्ट करने के लिए। सो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। मतलब अनस्किल्ड लेबर है तो पता चला पूरा का पूरा वो पौधा ही खींच लिया, तो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया में जो मेजर ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट है, एक आसाम है और हमारा पड़ोस में उसके कौन सा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं जो इसको ज्यादा फेमस है इसके प्रोडक्शन के लिए। एक का नाम है दार्जिलिंग और एक का नाम है जलपाईगुड़ी। वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट से ये दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी इधर है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। मैंने आसाम तो नहीं बोल दिया ना, हाँ, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी आपके वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट है, और नॉर्थ में दे रखा है आपका उसी के पड़ोस में आसाम। साउथ में ये तमिलनाडु और केरला के अंदर है। तो साउथ में जो दोनों बिल्कुल नीचे, केरला और तमिलनाडु, और वहां पर दे रखा है आपका वेस्ट बंगाल और आसाम, वो भी बिल्कुल पड़ोस में। वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, वहां पर ये ग्रो होता है। ठीक है, माइनर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी है, बट इनमें से कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद करने की इच्छा है तो वो दोनों पड़ोसी याद कर लेना, जम्मू कश्मीर के जो नीचे है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना है। 2020 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। तो देखो चाइना मतलब हर चीज में आगे इंडिया से, मतलब लोग इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, बट लेकिन ये कंपैरिजन गलत है। ठीक है ना, ये धोखा है इंडियंस के लिए। पाकिस्तान ऑब्वियसली कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ऑलमोस्ट हर चीज में पीछे। आपको कंपटीशन नीचे वाले से नहीं करना होता, आपको कंपटीशन ऊपर वाले से करना होता है ना। आप ये थोड़ी बोलोगे देखो मैं उससे ऊपर आ गया, आपको कंपटीशन नेक्स्ट वाले से करना है। सो अगर इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन पब्लिक को, या फिर अगर मान लो जिसको भी मैनेजमेंट को, या जो भी अगर एफर्ट्स लेने हैं इंडिया को ग्रो करने के लिए, सो यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद अ वीक कंट्री या प्यारा सा जो कंट्री आपका पाकिस्तान है। मतलब आपको सबको पता ही है पाकिस्तान और बांग्लादेश कितने फार पीछे अपन से, इंडिया से। सो अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप ऐसे कंट्री से कंपेयर करो जो ऑलमोस्ट आपके टाइम पे इंडिपेंडेंट तो क्या मतलब इंडिपेंडेंस अपन को पहले मिला है। वहां पर माओ की मैं बात करूं तो चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद में, कि ऑलमोस्ट हम एक टाइम पे साथ साथ थे, और चाइना कितना फार अहेड पहुंच गया है। इंडिया को चाइना को बराबर आने के लिए मतलब मान लो आप नेक्स्ट 30-40 ईयर्स लगेंगे, और बट वो बराबर आ नहीं पाएगा मतलब इस टाइम के चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना उस टाइम पे पता नहीं और कब पहुंच चुका होगा। तो आपको चाइना से कंपैरिजन करना चाहिए। अभी सोचो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, इस चीजों में भी देखो चाइना अपन से आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग और वो सब तो बहुत दूर की बात है, वो तो चाइना बहुत फार अहेड पहुंच गया है। ठीक है, सो आपको कंपटीशन हमेशा ऊपर वाले से होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर दे रहेगा आपका टी, नेक्स्ट आपका दे रहेगा कॉफी। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। द Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country। अब इसको लेके एक लेजेंड है। सो बेसिकली देयर वाज अ सूफी सेंट, उनका नाम था बाबा बुदान। वो गए थे मेक्का अपनी हज की यात्रा पे। मेक्का से जब वो आ रहे थे तो वहाँ पे एक जगह है, देयर इज अ सिटी विच इज कॉल्ड मोका, इसी के नाम पर वो कॉफी का नाम है, इन यमन। यहां से वो आई थिंक 7 या 6 या 7 क्या है वो लेजेंड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 6 या 7 जो कॉफी के बीन्स थे वो छुपा के लिए, बिकॉज वहां पे उस टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड था यमन के अंदर के ना ये सब इधर उधर ले जाना, तो वो छुपा के लिया है। वो आए इधर कर्नाटका में, कर्नाटका के अंदर एक जगह है चिकमंगलूर, उस चिकमंगलूर के अंदर एक आई थिंक हिल है चंदागिरी हिल्स, उस चंदागिरी हिल्स में फिर उन्होंने इसकी सोइंग की थी, और फिर यहाँ से मानते हैं कि आपका कॉफी कल्टीवेशन आपका इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। ये जो टाइम पीरियड है अगेन इट इज नॉट फिक्स्ड बाय हिस्टोरियंस, सो ये अराउंड आपका 1600 से लेके 1670 का टाइम पीरियड है। सो इसीलिए कर्नाटका में अब ऐसा बोलते हैं कि जो ये बाबा बुदान थे जिन्होंने ये किया, तो कर्नाटक के अंदर एक बहुत फेमस हिल्स है वो उन्हीं के नाम पर है, बाबा बुदान हिल्स। इनिशियली इस कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स, मतलब ऑब्वियसली इसका नाम तब चंदागिरी हिल्स था जैसा मैंने बताया चिकमंगलूर कर्नाटक के अंदर, बाद में इसके सराउंडिंग हिल्स का नाम कर दिया बाबा बुदान हिल्स, बिकॉज यही लेजेंड सबसे ज्यादा फेमस है। सो अगेन कॉफी वॉज नॉट एन इंडिजिनस क्रॉप ऑफ इंडिया, ये बाहर से लाई गई है। इसको लाने वाले आपके एक तरीके से ब्रिटिशर्स को क्रेडिट जाता है कि मॉडर्न टाइम्स में 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने बहुत फार रीचिंग इसके इफेक्ट्स किए। हालांकि ब्रिटिशर्स से पहले डच ने भी अच्छा खासा काम किया है, बट क्रेडिट जाता है जिसने सब सही में इसको एक्सपैंड किया है वो आपके ब्रिटिशर्स ही है, बिल्कुल सही बात है। बट इंट्रोड्यूस करने वाले ब्रिटिशर्स नहीं है, वो लेजेंड माना जाता है कि बाबा बुदान ने आपके इंट्रोड्यूस किया था व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग टू मेक्का। वहां से जब व्हेन ही वाज रिटर्निंग तो वो आपके सीड्स छुपा के लिए आए थे और फिर इंडिया में आके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है आपके। अच्छा, अब स्टेट्स आपके 3 है, बट इन तीनों स्टेट्स के इंटरजंक्शन पे कल्बिनेशन पे एक हिल्स है जो कॉफी प्लांटेशंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वो है आपकी नीलगिरी। तो देखो कर्नाटका,
केरला और तमिलनाडु। तो यहाँ पर है आपके क्या, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स ऑल्सो अपन बोल सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स बेसिकली यहाँ पर आके आपके खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका कॉफी। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर आपको सबको पता है, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया का रैंक इसके अंदर भी देखो क्या है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगेन कौन है, चाइना। सो इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल रीजन वाले क्रॉप्स ग्रो होते हैं। सो इसके अंदर ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी है, इसके अंदर आपके टेम्परेट क्रॉप्स भी है। कुछ कुछ आपके स्टेट्स, कुछ कुछ रीजन्स के जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो इंपॉर्टेंट जो फ्रूट्स है वो इसके अंदर मेंशन कर रखे, जैसे मैंगो, ऑरेंज, बनाना, लीची, गुआवा, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल। इसमें से कुछ कुछ आपने सुने होंगे, जैसे कि आपका नागपुर के ऑरेंज बहुत ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र रत्नागिरी के जो आम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एप्पल, पियर और एप्रिकॉट्स आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के बहुत ज़्यादा फेमस है। पाइनएप्पल हो सकता है आपने सुने हो, मेघालय के बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैंने बताया ये वो वाला टॉपिक है जिसको लास्ट में आपको एफर्ट देना है, पुश करना है, मेमोरी बेस्ड। अगर आप पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है और ऐसा डिप्रेशन में नहीं आना कि मुझे याद नहीं हो रहा। बिल्कुल लास्ट में आप इस टॉपिक को देखना है ना, जो ऐसे टेबुलर फॉर्म के अंदर अगर कुछ है तो। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखे आपके फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर सबसे पहले आपके दे रखा है ऑब्वियसली जिसको खा नहीं सकते, रबर। तो रबर क्या है, इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटर क्या आता है आपका 0 डिग्री, उसके आसपास के रीजन्स में जो आपकी क्रॉप ग्रोथ है, बट स्पेशल कंडीशंस के साथ में और कुछ ट्वीक करके आप इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर भी ग्रो कर सकते हो। तो इंडिया के अंदर अपन ऑब्वियसली इसको ग्रो कर ही रहे। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, इसको बारिश भर के चाहिए, इसको बारिश चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, जो इंडिया में सब जगह पे होती नहीं है। ठीक है, कुछ ही रीजन से इसको जो बारिश टेम्परेचर चाहिए वो अबाउट 25 डिग्री। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, आपको बताइए बहुत सारी चीजें बनती है अपने रबर से। मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, साउथ के स्टेट्स मान लो आप ऐसे याद कर लो, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार और गारो हिल्स ऑफ मेघालय, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो देखो यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार और इसके अंदर क्या दे रखा है आपका यहाँ पे गारो हिल्स ऑफ मेघालय। आपको पता होगा इंडिया के अंदर आपने क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा था तो मानसून की 2 ब्रांच, एक भैया आपके जो मानसून की ब्रांच है वो ऐसे इधर आती है, ये थोड़ा ज्यादा उधर बन गया, इधर बनाना चाहिए था। एक आपकी जो मानसून की ब्रांच है इधर वेस्टर्न घाट से इस जगह पे आती है। तो यही जो रीजन्स है जहाँ पर बारिश सबसे ज्यादा आती है, तो रबर यहाँ पर ग्रो होता है आपका। मेघालय में आपने सुना होगा 9th क्लास के अंदर भी, गारो, खासी और जैंतिया मेघालय के अंदर जो हिल्स है उसमें से गारो हिल्स के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका रबर। फिर आपका दे रखा है इसके अंदर फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स बहुत ही सिंपल है, मतलब नाम में उसका आंसर है जिससे अपन को फाइबर मिल रहा है। तो उसमें से 4 दे रखे, इसमें से 3 अलग है और एक की कैटेगरी अलग है, एज इन कॉटन, जूट और जो हेम्प है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। कॉटन, जूट और हेम्प। ठीक है, नेचुरल जो सिल्क है ये सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स विच आर फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी। तो देखो आप क्या करते हैं, मलबरी के जो पौधे उनके लीव्स पे इनको रख देते, क्या नाम है इनका, सिल्क वॉर्म्स को, ये उनको खाते रहते, उनको खाने के कारण दे क्रिएट अ कोकून अराउंड देम। ठीक है ना, पूरा ऐसा व्हाइट कलर का सिल्क। फिर आप क्या करते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग के लिए आप प्लग करते, सिल्क वर्म को अंदर मार देते और वो फिर सिल्क को आप इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर देते। ये जो प्रोसेस है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। वैसे पिसिकल्चर आपको पता है, रेयरिंग ऑफ फिशेस इज नोन एज पिसिकल्चर। इसमें हेम्प की एक्सप्लेनेशन दे नहीं रखी है। हेम्प आई एम श्योर आपको पता होगा, जो आपने पढ़ा था वो ओपियम जो ड्रग की तरह यूज होता था, जो इंडिया से स्मगल करते थे आपके चाइना में, उसी ओपियम का जो प्लांट है उसके पार्ट से अपन क्या बनाते हैं, हेम्प। ये आपके कपड़ों वपड़ों के अंदर भी यूज होता है, वही मैंने बताया फाइबर है, तो हेम्प के कपड़े भी आते हैं। ठीक है ना, मतलब ये ड्रग ही है, बट इस ड्रग का यूसेज अब अपन है ना क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी करने लग गए। हेम्प का है, लेकिन डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर के अंदर नहीं दे रखा है। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ दे रखा है आपके कॉटन और जूट का डिटेल के अंदर। सिल्क के बारे में भी सिर्फ इतना सही पार्ट दे रखा था। सबसे पहले आते हैं अपन कॉटन के अंदर। जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस है ग्रो करने की वो आपकी कॉटन की है। अब देखो कंडीशंस क्या है, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ये फ्रॉस्ट फ्री डेज आपने टी में भी पढ़ा है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर दे रखा है। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ ग्रोथ एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खारिफ क्रॉप है ये। अगेन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, क्या बताया मैंने, चाइना। अब देखो आपने सबको पता है, रिसोर्स में भी आपने पढ़ रखा है, एक सॉइल है ब्लैक सॉइल, उसका एक और नाम है रेगर सॉइल।
उसका एक और नाम क्या था, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो मतलब कॉटन के लिए सबसे फेवरेबल सॉइल कौन सी है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलती है, गुजरात, महाराष्ट्र और आपका थोड़ा बहुत एमपी। तो ये आपके स्टेट्स हो गए, ठीक है। मेनली इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ऐसा माना जाता है कि जो कॉटन प्लांट था वो यहाँ का है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इधर ही मिलता था वो, और फिर यहाँ से फिर सब जगह पे गया है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे कि अपना रबर था वैसे अपना कॉटन टेक्सटाइल के लिए आपको कॉटन चाहिए। कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटो। दोनों, एक तो देखो ऐसे समझो इसको, ये अपना पेनिनसुला है, ये वाला जो रीजन है ना ये ड्राई रीजन है, बारिश ऐसा आ रही है, ठंड वाली बारिश ऐसा आ रही है। बीच वाला पार्ट आपका रेन शैडो एरिया है। तो जो प्रॉब्लम्स होती है फार्मर्स की लाइफ में ये इधर ही होती है, आपके मराठवाड़ा रीजन के अंदर, या फिर आप गढ़चिरौली वाला रीजन या कर्नाटका के साइड वाला रीजन, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, ये तो तीनों फेमस है जहां पर प्रॉपरली ब्लैक कॉटन सॉइल एक्सेसिव में। इसके और नीचे चले जाओ तो कर्नाटका, पड़ोस में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और नीचे चले जाओ तो तमिलनाडु, और नॉर्थ के अंदर भी आपके जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले रीजन्स है, पंजाब, हरियाणा और यूपी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र, इसके नीचे अपन चले गए क्या, कर्नाटका, इधर अपन चले गए तेलंगाना, इधर अपन चले गए आंध्र प्रदेश, इधर अपन चले गए तमिलनाडु, ये तो अपन को पता ही है। महाराष्ट्र के इधर कौन सा स्टेट है, गुजरात, और इधर कौन सा स्टेट है, एमपी। ये जो ट्राइंगल है ये तो अपने फेमस है ही ब्लैक सॉइल के लिए, बाकी इधर भी वो ग्रो होता है और इधर भी ग्रो होता है आपका कॉटन मेन, लेकिन वो यही है आपके गुजरात, एमपी, और आपका एक और कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। नेक्स्ट और लास्ट फूड, नॉन फूड क्रॉप जिसके अंदर दे रखा है। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है आपका कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, सिंस इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर में चेंजेस करने के लिए क्या क्या किया है। तो जूट है, जूट बहुत ही फेमस है। जूट का एक और नाम है गोल्डन फाइबर। अब इसका गोल्डन फाइबर नाम है इसकी इंपॉर्टेंस के कारण भी, बट मेन इसका नाम गोल्डन फाइबर ये बिकॉज इसका जो टेक्सचर है वो गोल्ड कलर का है, शाइनी मटेरियल है। मान लो जूट है, जब सनलाइट आती है तो ये शाइन मारता है बिकॉज येलोइश टेक्सचर है इसका, ठीक है ना। और हाँ, येलोइश, गोल्डन येलोइश टेक्सचर है, इसलिए इसको अपन गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट grows well on the well-drained fertile soil in the flood plains where soils are renewed every year। आपको पता होगा जूट इंडिया के साथ ट्रेजेडी हो गई थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब इंडिया और पाकिस्तान बना। तो जो पाकिस्तान का ये वाला पार्ट था जो प्रेजेंटली अभी बांग्लादेश है, उस टाइम पे इट वॉज ईस्ट पाकिस्तान। तो जो जूट की आपकी जो फील्ड्स थी ना वो बहुत सारी कहाँ चलेगी, मतलब ईस्ट पाकिस्तान वाले साइड में, और जो हमारे फैक्ट्रीज थी वो हमारे साइड में रह गई थी। सो इंडिया में अच्छा खासा होता है, लेकिन मेन जो अभी वर्ल्ड के अंदर जो इसका लीडर है वो कौन बन के बैठा हुआ है अभी, बांग्लादेश। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वही आस पड़ोस वाले, वही रीजन्स देखो, वेस्ट बंगाल, पड़ोसी बिहार, पड़ोसी असम, उड़ीसा, मेघालय, ये देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, और मतलब बिफोर आसाम यहाँ पे मेघालय। यही वो पूरा का पूरा चंक है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र वाला और आपका गंगा वाला और पूरे का पूरा आपका डेल्टा वाला, यहाँ पर आपका होता है जूट। बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज होता है, गनी बैग्स, बोरिया बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए, रोप बनाने के लिए, यान वो थ्रेड जिसको अल्टीमेटली आप स्पिनिंग और वीविंग करेंगे, कारपेट बनाने के लिए, और अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए। तो जितने भी आपके फूड क्रॉप्स थे, फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स थे, नॉन फूड क्रॉप थे, बेवरेज क्रॉप्स थे, हॉर्टिकल्चर, सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर के अब लास्ट वाले टॉपिक के अंदर दे रखा है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से चेंजेस किए, और बिल्कुल ब्रीफ में लास्ट में बॉक्स के अंदर दे रखा है भूदान और ग्रामदान। तो नेक्स्ट अपन अभी उस पर आते हैं। सो लास्ट टॉपिक है अपना टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स विच वर डन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसके अंदर क्या है, दो फेज के अंदर डिवाइड कर लो इसको, इस टॉपिक को। एक है गवर्नमेंट ने 1960s से 1970s वाले 20 सालों के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 20 साल के अंदर क्या किया। इसके अंदर चेंजेस अलग है, इसके अंदर चेंजेस अलग है। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग के ये जो 20 साल है 60 से, मतलब 1960 से लेके 1980 के बीच में अपने गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो बहुत सारी चीज़ हुई है। गवर्नमेंट ने इसके अंदर कलेक्टिवाइजेशन प्रमोट किया है, होल्डिंग्स की साइजेस को कलेक्ट करना स्टार्ट किया है, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया। दे वर गिवन प्रायोरिटी अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखो इंडिपेंडेंस के बाद क्या था कि ये ना कुछ फार्मर्स की ना ज़मीन बहुत छोटी थी, बट उनके पास में ना कुछ ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब वो क्या नाम है, सीड्स नहीं है, या फर्टिलाइजर्स नहीं है, ट्रैक्टर्स नहीं है, थ्रेशर्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उनके फार्म्स के साथ में कलेक्टिवाइजेशन किया कि आप सारे के सारे फार्म्स में कलेक्टिव फार्मिंग करो, और जो भी इक्विपमेंट्स है हम आपको देने के लिए रेडी है, और अगर आप चाहो तो अपना फार्म हमें सेल भी कर सकते हो, इसके लिए यू विल अर्न ह्यूज प्रॉफिट। ये कलेक्टिवाइजेशन इज सेम लाइक जो रशिया में स्टालिन ने किया था। डिफरेंस ये कि इंडिया में जो कलेक्टिवाइजेशन है ये फोर्सफुल नहीं था, ये लोगों के उनके वॉलंटरी कॉल के अकॉर्डिंग था, उनके डिस्क्रिप्शन पे था, ठीक है।
तो ये गवर्नमेंट ने कलेक्टिवाइजेशन किया। गवर्नमेंट ने 51 के टाइम पे आपके ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश कर दिया था कि बड़े बड़े ओनर होते थे ज़मीनों के, वही डिसाइड करते थे और लोगों को हायर करते थे किराए पे, और फिर उनको किराया भी देना है और क्रॉप भी वो खुद ले लेते थे। तो गवर्नमेंट ने ये ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश कर दिया था इंडिपेंडेंस के बाद में। प्लस आपको पता होगा जब सोवियत यूनियन में जब स्टालिन आया था तो उसने 5 ईयर प्लान कंसेप्ट चालू किए थे ना 1920 आई थिंक 1927 से, उनको कॉपी करके इंडिया ने भी अपने 5 ईयर प्लान चालू किए थे। तो इंडिया का जो पहला 5 ईयर प्लान है वो आया था 1951 के अंदर। उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारा मेन जो फोकस था वो आपके लैंड रिफॉर्म्स ही था। इस लैंड रिफॉर्म्स के अंदर बहुत सारी चीज़ हुई, जिसमें से एक अपन पीछे पड़ चुके कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसके थ्रू ऑलरेडी गवर्नमेंट मतलब फार्मर्स की जो लैंड साइज है उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया था। द प्रॉब्लम वॉज जो इंडिया में बार बार रहती है, द लॉज ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और लूक फॉर्म। इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं है बिकॉज ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे इशूज हैं। तो ये सब चला 47 से लेके आप मान लो 1950s तक। फिर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यार ये तो काम नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने अब सबसे मेजर चेंज किए, कुछ चेंजेस, सबसे ड्रास्टिक चेंजेस किए जो आए आपके 60s से 70s के बीच में। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए आपकी बुक के अंदर 2-3 दे रखे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन आपका वो मिल्क का जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, आप सबको पता है। वाइट रिवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, अमूल जो कंपनी ने किया था, ठीक है। एंड ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s, द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन, और वैसे ओवरऑल द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिकन वेराइटी और सब चीज़ें। द ग्रीन रिवोल्यूशन विच वॉज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी। पैकेज टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है कि नाम में इसका आंसर है, एक सिंगल चीज़ नहीं होगी, 3-4 चीज़ें साथ में, जैसे HYV सीड्स, मॉडर्न इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, तो इन सबको साथ में अगर अपन यूज़ करेंगे तो आपकी यील्ड है वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी। इसको अपन बोलते हैं पैकेज टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, वाइट रिवोल्यूशन आया। वाइट रिवोल्यूशन का एक और नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड, दूध का फ्लड आ गया था, ठीक है। इसमें अपन ने व्हाइट रेवोल्यूशन के टाइम पे ब्रीफली अपन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। वर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज इनिशिएटेड टू इंप्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बट स्टिल दिस लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज ओनली। जैसे गुजरात को बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प मिली थी, या ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी वाला रीजन था। ओवरऑल तो ऐसा कोई बेनिफिट मिला नहीं इंडिया के सारे फार्मर्स को। तो ये जो 20 साल थे फेज 1 उसमें ये चला। अगले अब जो 20 साल होंगे गवर्नमेंट उसके अंदर जो चेंजेस करेगी वो चेंजेस थोड़ी एक तरीके से सारे के सारे फार्मर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो 80s और 90s के टाइम पे गवर्नमेंट ने जो आपके लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर चेंजेस किए, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सबसे पहला है गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविजन चालू किया। अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण अगर क्रॉप्स खराब हो जाते हैं तो गवर्नमेंट विल बेयर द प्राइस, जैसे ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने चीप क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए कि आपका इंटरेस्ट रेट भी कम लगे, गवर्नमेंट ने गाँवों के अंदर ग्रामीण बैंक स्टार्ट कर दिए। ये ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट आपने पढ़ा है मनी इन क्रेडिट में। मोहम्मद यूनुस जो भी प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए यहाँ पे बांग्लादेश के, उन्होंने जो 70s में चालू किया था बांग्लादेश के, उनसे अपन ने आइडिया लिया ग्रामीण बैंक का। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब आपके चेंजेस किए। और क्या चेंज किया गवर्नमेंट ने KCC और PAI स्कीम चालू कर दी। KCC का मतलब क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। कि अगर मुझे मान लो सीजन आने वाला, मेरे पास में कुछ इक्विपमेंट्स है, रिसोर्स नहीं, तो मैं इसको यूज़ करके वो प्रोक्योर कर सकता हूँ। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की जो फार्मर है, जो मेन अर्नर है, जो मान लो कि मैं मेन किसान हूँ मेरी फैमिली का, और अगर मान लो मुझे कुछ हो जाता है, अगर मैंने PAI स्कीम ले रखी है तो बिकॉज अब मैं ही काम कर रहा हूँ और अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे फार्म में मान लो काम करने के लिए है नहीं, तो इसके लेके भी आपको बेनिफिट मिलेंगे PIS के थ्रू। फिर गवर्नमेंट ने और ज़्यादा अवेयरनेस नॉलेज डालने के लिए किसानों में कि कौन से क्रॉप कब ग्रो करने, सीजन क्या है, खाद कौन सा यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बारिश कब आने वाली, साइक्लोन कब आ रहा है, उसके लिए जैसे आपको पता होगा एक DD नेशनल चैनल आता था, उसी में गवर्नमेंट ने एक और एक चैनल बनाया DD के अंदर ही, दूरदर्शन का, उसको बोलते हैं अपन DD किसान। आई थिंक अभी भी इट इज स्टिल रनिंग। सो स्पेशल वेदर बुलेटिन चालू हुए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। पहले रेडियो पर ऑब्वियसली अनाउंसमेंट होता था, अब क्योंकि कुछ टाइम बाद में TV आ गया तो TV के अंदर भी ये सब कुछ होने लगा था। फिर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा जो चेंज किया वो PDS के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। आपने 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा फूड सिक्योरिटी, उसके अंदर था गवर्नमेंट ने सिस्टम स्टार्ट करा, ऑल्सो अनाउंसेस MSP procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। MSP, अब MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये।
मान लो कि किसान ने खेती करी, जो भी उसका हार्वेस्टिंग हो गई, अब उसको मार्केट में सेल करना है। उसको दिमाग में था कि भैया मेरे ना 1000 रुपये खर्च हुए, तो अगर 1000 से ज़्यादा मुझे मिलेंगे मार्केट में तो मैं बेच दूंगा, तो भैया मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मान लो कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है, कुछ हुआ, होर्डिंग हो गई, या लेट सपोज एक यूनियन बन गया, या कुछ कैलेमिटी हो गई और कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसका जो एक्सपेंडिचर लगा है 1000 रुपये, वो मार्केट में सेल करने गया सब्जी मंडी पर, पता लगा उसको सिर्फ 800 रुपये मिल रहे। तो सोचो वो तो 200 रुपये के नुकसान पे हो गया, प्लस अब अगले साल के अगले सीजन के क्रॉप्स भी प्रोक्योर करने के उसके पास में पैसे नहीं है। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये आपका इंट्रोड्यूस किया एमएसपी। ये क्या है कि गवर्नमेंट है ना क्रॉपिंग सीजन से पहले ये ना क्रॉप्स की प्राइसेस अनाउंस कर देती है कि हम इस प्राइस पे खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट ने बता दिया कि हमें ये एक्स प्राइस है, मतलब एक्स क्रॉप है, इसको हम खरीदेंगे लेट सपोज है ना 1300 पे। अब जब फार्मर सेल करने जाएगा, अगर उसको मार्केट में 1400 में मिल रहा है तो भैया मार्केट में बेच तो बढ़िया है। अगर जो मैंने भी एग्जांपल बताया उसको 800 में ही बिक रहा है वो मार्केट में, तो गवर्नमेंट ने क्या बताई थी 1300, तो वो गवर्नमेंट को बेचेगा और बस उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बात आती है कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट इन जिनको भी सारे क्रॉप्स को कलेक्ट कर रही है, इसको अपन बोलते हैं बफर स्टॉक। अब गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है जो ये काम कर रहा है उसको अपन बोलते हैं एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट फिर वेट करती है कि अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई या खाने की कमी हो गई, फूड इनसिक्योरिटी या नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, वहां पर गवर्नमेंट फिर इस बफर स्टॉक को फिर मतलब क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत सारे तरीके, इसमें वन ऑफ द तरीका आपको पता होगा राशन शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट जिस प्राइस पे बेच रही है उसको अपन बोलते हैं इशू प्राइस। इन राशन शॉप्स में लेने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप सीनियर सिटीजन हो, आप बीपीएल के अंदर आते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, या फिर आप बीपीएल के अंदर आते हो। तो ये जो सिस्टम है ये भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज था। अगर आपको पता होगा 2-3 साल पहले वो फार्म के बिल 3 मतलब एक्ट पास हो गए थे, उसमें अंदर जो प्रोटेस्ट किया था पंजाब उस वाली साइड के अंदर, उसमें वन ऑफ द डिमांड ये थी फार्मर्स की और उनके मिडलमैन की कि जो ये एमएसपी है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग इट एज अ सब्सिडी कि गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नमेंट दे रही है, आप है ना इसको लीगल राइट बनाओ। एंड गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू मेक इट एज अ लीगल राइट। तो एमएसपी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। लास्ट में अपना टॉपिक दे रखा है भूदान और ग्राम दान। दान मतलब होता है गिफ्ट, सॉरी दान मतलब होता है, हाँ सही तो बोला मैंने, गिफ्ट। और ग्राम मतलब होता है आपका विलेज, और भू मतलब होता है भूमि, तो ये हो गया आपका लैंड। तो लैंड का गिफ्ट और विलेज का गिफ्ट, या लैंड का डोनेशन या फिर आपके विलेज का डोनेशन। अब ये क्या चीज है, ये बढ़िया फैसिनेटिंग चीज है। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे, एक आचार्य विनोबा भावे थे, एज हिज स्पिरिचुअल एयर। ठीक है ना, मतलब वही सत्याग्रह को जिसने ट्रूली एम्बाइब कर रखा है, कंप्लीटली नॉन वायलेंस के पाथ को जो फॉलो कर रहा है, तो महात्मा गांधी को लगता था ये विनोबा भावे वो है। एंड ऑल्सो ही पार्टिसिपेटेड विद गांधी जी इन वन ऑफ द, मतलब सत्याग्रही बन के गांधी जी के साथ में जगह जगह घूमते भी थे। ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधी जी कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। ये मैंने तुम्हें फेडरलिज्म चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया था कि गांधी जी का सबसे पहले कंसेप्ट था कि अगर आपको इंडिया को मतलब अच्छा कंट्री बनाना है, इंडिपेंडेंस तो चलो इवेंचुअली मिल ही जाएगा, तो आपको विलेज के लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, आपके वहां के लोगों को पावर देनी पड़ेगी। सो विनोबा भावे को गांधी जी का ग्राम स्वराज्य वाला कंसेप्ट भी अच्छा लगता था, और विनोबा भावे को गांधी जी का ही सत्याग्रह और नॉन वायलेंस वाला कंसेप्ट भी अच्छा लगा था। जब अनफॉर्चुनेटली गांधी जी की डेथ हो गई थी, मतलब उनका असैसिनेशन हुआ 48 में, उसमें विनोबा भावे देन ही टुक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट, तो मतलब गांधी जी का मैसेज को पूरे कंट्री में भेजने के लिए। तो आई थिंक इन्होंने 14-15 ईयर्स पद यात्रा की है गांधी जी के कंसेप्ट नॉन वायलेंस को स्प्रेड करने के लिए। तो उसमें एक इंसिडेंट दे रखा है कि अराउंड द टाइम ऑफ मतलब ये कब चालू हुआ है, ये आपकी बुक टाइम पीरियड के अंदर नहीं दे रखा है, मैं बता देता हूँ। ये चालू है आपका 1951 में, पीक पे था ये अपने 1952 से लेकर 1958 तक, बाकी फिर 60s में भी ये फैला है, बट बेसिकली अपन मानते हैं कि 1950s और अर्ली 1960s का ही टाइम है भूदान और ग्रामदान। तो 1951 का टाइम पीरियड था व्हेन विनोबा भावे वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर, मतलब अ लेक्चर इन आंध्र प्रदेश। आंध्र में गांव है, उस गांव का नाम है ये पोचमपल्ली। तो जब वो भी ये सब बातें कर रहे थे, तो उनके पास में उस गांव के कुछ लैंडलेस लेबरर्स आए और उन्होंने डिमांड करी कि आप प्लीज एक काम करो ना, हमें कोई जमीन वमीन दिला सकते हो क्या खेती बाड़ी के लिए, हमारे पास में कुछ है नहीं। सो विनोबा भावे ने बात सुनी है, विनोबा भावे ने उनको प्रॉमिस किया कि भैया मैं तो इमीडिएटली तो नहीं कर सकता, बट मैं ना गवर्नमेंट से बात करूंगा, और मे बी गवर्नमेंट से बात करके शायद ऐसा हो जाए। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि मैं गवर्नमेंट से बात करने वाला हूं। अभी फिलहाल मेरे पास में पावर नहीं है कि मैं ऐसे तुम्हें जमीन दे दूं, बट विनोबा भावे ने कंडीशन रखी कि मैं गवर्नमेंट से बात करके आपको जमीन दिलवा दूंगा, लेकिन आप कसम खाओ कि इंडिविजुअल सेल्फिश हो कि आप इसमें फार्मिंग नहीं करोगे, आप सब कलेक्टिवली साथ में मिलकर फार्मिंग करोगे। यू विल डू
कोऑपरेटिव फार्मिंग देयर। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। अब जब ये सब कुछ चल रहा था, ये इंटरेक्शन, उसी टाइम पे वहां पर उनकी सभा में, उनके लेक्चर में ना एक बहुत बड़ा जमींदार बैठे थे जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। ये खड़े हुए, इन्होंने अपनी 80 एकड़ की जमीन को बोल दिया कि नाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट माई 80 एकड़ ऑफ लैंड इन 80 लैंडलेस विलेजर्स। इन्होंने अपनी 80 एकड़ की जमीन को 80 लैंडलेस विलेजर्स में बांट दी। इस इंसिडेंट को अपन बोलते हैं भूदान। देखो, लैंड गिफ्ट, लैंड डोनेशन, ये 51 में हुआ है। इसके अगले साल से 52 से लोग विलेज के विलेज डोनेट करने लग गए थे। अब विलेज के विलेज डोनेट करने लग गए थे, मतलब इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो कि मैं एक जमींदार हूं। पुराने टाइम पे जमींदारों के गांव होते थे, पूरे के पूरे गांव, मतलब सारी जमीनें जमींदार की। तो जब ये एक सिंगल आइसोलेटेड इवेंट है, जब उसने अपनी जमीन डोनेट की, तो इससे इंस्पिरेशन लेके, या मैं आगे बताऊंगा किस डर के कारण बहुत सारे जमींदार विलेज के विलेज डोनेट करने लगे कि सारी की सारी जमीन ले लो और मतलब डिस्ट्रीब्यूट इनटू लैंडलेस लेबरर्स। तो देखो, इसमें फिर आगे दे रखा है कि सम जमींदार्स ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। इट वाज नोन एज ग्रामदान। तो पहले भूदान हुआ, फिर आपका ग्रामदान हुआ। अब बात आती है कि ऐसा किया क्यों। तो कुछ लोगों ने तो ऑब्वियसली उनको परोपकार बनना होगा, अच्छा लग रहा होगा, उनको काइंड होंगे, उन्होंने ऐसा किया। बट कुछ लोगों को डर था। अब वो डर क्या था, देखो, हाउएवर मेनी लैंड ओनर्स चोज टू प्रोवाइड some part of their land to the poor farmers due to the fear of land sealing act। अब लैंड सीलिंग, छत नहीं, मतलब छत को भी सीलिंग ही बोलते हैं, बट इसमें सीलिंग मतलब है द मैक्सिमम लिमिट, किसी भी चीज की मैक्सिमम लिमिट। ये आपने 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी पढ़ा था, मैक्सिमिलियन रॉब्सफेयर ने सीलिंग लगा दी थी वेजेस में और प्राइसेस में। तो लैंड सीलिंग एक्ट मतलब गवर्नमेंट 1955 में एक एक्ट, 55 से लेकर 1972 के बीच में ये चला है। बेसिकली बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए लैंड सीलिंग एक्ट। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने ना डिसाइड कर लिया था कि एक सिंगल फैमिली के अंदर या इंडिविजुअल के पास में कितनी जमीन हो सकती है। जैसे मैं अगर रफ बॉलपाक करूं, तो अगर आपकी लैंड की क्वालिटी सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी, तो 10 से 18 एकड़ की जमीन है वो एक फैमिली को मिलेगी। अगर आपकी लैंड की क्वालिटी बेकार है, तो मान लो वो 18 से 25 हो गई। आपकी लैंड की क्वालिटी बिल्कुल ही बंजर टाइप जमीन है, तो आपकी 25 से 30 हो गई। ऐसे अलग अलग स्टेट में ऐसे कैटेगराइजेशन कर रखे थे। तो बहुत सारे लोगों को लगा, जमींदार्स को, कि लैंड सीलिंग एक्ट अभी आने वाला है, क्योंकि 52 में ही चालू हुआ है। मैंने क्या पता, लैंड सीलिंग एक्ट 55 से एक तरीके से आपके इंप्लीमेंट होना चालू होगा, 1955 से। तो उनको डर था कि यार गवर्नमेंट जमीन वैसे ही ले लेगी, तो इससे अच्छा गवर्नमेंट अपन से जबरदस्ती छीन के जमीन ले, अपन ही डोनेट कर लेते, एटलीस्ट अपनी प्रेस्टीज तो होगी। मे बी देयर विल बी प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में अपन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सके और फेमस हो जाएंगे, क्या पता लोग अपने पास में आए और मतलब फेमस होने के लिए। सो दे स्टार्टेड डोनेटिंग देयर लैंड। इस इंसिडेंट को अपन बोलते हैं ग्रामदान। अब जो ये भूदान है और ग्रामदान है, बिकॉज टोटली ब्लड तो कोई स्पिल नहीं हुआ, कंप्लीटली नॉन वायलेंट था, इसलिए इन दोनों को साथ में अपन बोलते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। अब ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सुन के कंफ्यूज मत होना। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन एक ऐसा नाम है जो हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर मल्टीपल रिवॉल्यूशंस के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना, आपको पता ही है। ये वाला रिवॉल्यूशन को भी, जो भूदान और ग्रामदान है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसी के साथ ही अपना पूरा का पूरा एग्रीकल्चर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू।